करता हूँ ये पार्ट हम लोग पूरे के पूरे प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने मटेरियल यहाँ पर जुटा लिए हैं, ये हो गया आपका बीकर, और समझ सकते हैं कि जैसा कि ये वाला भी हो गया, सारे के सारे मटेरियल आपका जुटा हुआ है। इसको एकदम धड़ाधड़ हम प्रैक्टिकल के साथ पढ़ने वाले हैं। वो क्या पढ़ने वाले हैं तो क्लास 10 केमिस्ट्री को भी पार्ट 1 है, न्यू और ओल्ड बुक के साथ। चैप्टर नेम क्या है तो अम्ल, भस्म और लवण। तो चलिए इस पार्ट को मैं शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में अम्ल, भस्म और लवण हमेशा बैठ सके। जैसा कि घर पे खाना बनता है, जैसा कि मेरे भी घर पे ये खाना बना हुआ है। अब क्या है ना कि सुबह से आया है खाना, में वीडियो के चक्कर में अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, लेकिन अब क्या करते हैं, इसको खाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा क्या होता है, जब मैं इस भोजन को क्या किया, टुकड़ा लिया और टुकड़ा लेकर ऐसा लिया, तो देखिए क्या होता है ना कि ये आपका अगर 2 दिन का रोटी होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यदि ये 2 दिन का रोटी होता तो देखिएगा कैसा लगता है। या तो ये खट्टा लगेगा, समझ रहे हैं, या तो ये कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, या तो ये समझिए कि जैसे कि हम नॉर्मल खा रहे हैं तो ये जैसा स्वाद है वैसा ही लगता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, वो खट्टा चीज़ें क्यों हो जाती है, वो कड़वे क्यों हो जाते हैं, आखिर ये क्या कहलाते हैं साइंस की दुनिया में। तो यही चीज़ को हम लोग देखने वाले। प्लस में जब हम लोग खा लेते हैं तो क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ओके, तो ये पानी क्या चीज कहलाएंगे, इसी चीज को जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली, जैसा कि मैंने आपको ये खाया तो कैसा लगेगा जी, खट्टा। जैसा कि आपको ये भी दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है आपका, तो देख सकते हैं इसमें नींबू है। जब मैं इसको चीखूंगा ऐसा तो बहुत ही कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है। आखिर खट्टा क्या कहलाएंगे साइंस की दुनिया में, तो याद रखिएगा खट्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जो आपके कड़वे लगते हैं, जैसे कि एक मैंने यहाँ पर भी मटेरियल बना कर रखा हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, तो नहीं इसको मैं नहीं चीखूंगा, खतरा हो सकता है। तो ये आपका क्या हो सकता है, तो ये होता है आपका भस्म। यानी यूँ समझिए कि जो स्वाद में खट्टे लगते हैं, बेसिक परिभाषा एकदम यूँ समझिए कि जो पहला भी होगा वो भी समझ जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वैसा पदार्थ, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो। ओके, स्वाद में कैसा हो आपका, खट्टा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया आपको, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब आप घर में भी ये यूज कर सकते हैं। अब चलिए भस्म किसे कहते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि भस्म किसे कहा जाता है, यस, यानी वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो, हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो, स्वाद में कैसा हो जी, यस, कड़वा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। जैसे कि नीम का पत्ता हो गया, जैसा कि ये मैंने केमिकल लिया हूँ, ये भी स्वाद में कैसा है, कड़वा है, ये भस्म है, और ये क्या है आपका, ये वाला लिए है, ये आपका अम्ल है। समझ रहे हैं। अब देखिए अब क्या होता है ना, ये जो लवण होते हैं ये वाला, इसमें क्या होता है, कोई प्रकार की स्वाद नहीं होता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, जब अम्ल और भस्म दोनों को इंक्लूड किया जाता है, जब मिलता है तो आपके क्या बन जाते हैं, तो लवण बन जाते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा कि ये परखनली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरे के पूरे मेरे पास परखनली है। मैं इसमें से एक परखनली को लेता हूँ और इसी में मैं यूज करके दिखाता हूँ कि दोनों को जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होती है। तो जैसा कि ये नींबू का पानी है, ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, तो ऐसा इसमें डालता हूँ। जैसा कि देखिए इसमें इतना हो गया, और गौर कीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि ये वाला दिखाई दे रहा है आपको अच्छे रूप से, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा। जब इस पदार्थ को डालेंगे तो देखिएगा क्या होगा, रिएक्शन। ओके, देखिए यहाँ पर हो गया। अब चलिए अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा। ओके, ये जो रिएक्शन होगा धीरे धीरे होते होते ये रिएक्शन आपका क्या होगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा। कुछ देर के बाद से मैं दिखाता हूँ। जैसा कि मैं कुछ देर के पहले मैं ये रिएक्शन किया था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि ये वाला जितने भी कचरे पदार्थ थे, दोनों को इंक्लूड करने के बाद से ये वाला आपका ऊपर हो गए कचरे, और ये वाला क्या है सब नीचे हो गए। जैसा कि कैमरा में आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है, यानी ऐसे ही दोनों को इंक्लूड करके क्या होते हैं, तो आपके लवण होते हैं। तो तीनों की परिभाषाएं आप जान गए। अब चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि हम बताएं कि कोई भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो बात मान लिए कि जैसे कि ये नींबू था आपका चिखने वाला चीज है, मैंने ये क्या कर दिया, चिख कर इसको बता दिया कि
ये क्या है, तो आपका खट्टा है। ओके, लेकिन ये पदार्थ क्या आप चीखकर, कोई भी पदार्थ है आप चीखकर क्या बता दीजिएगा कि कौन खट्टा है कौन क्या है आपका, सॉरी कौन अम्ल है कौन भस्म है कौन लवण है। तो ये चीजें कीजिएगा तो हो सकता है कि खतरा हो सकता है, समझ रहे हैं ना। जो पदार्थ को जानते हैं वो कीजिएगा तो नॉर्मली है, लेकिन जो पदार्थ को नहीं जानते वो कीजिएगा तो आपके क्या हो जाएगा, तो कुछ खतरा हो जाएंगे। तो क्या हुआ ना, एक वैज्ञानिक आए, ओके, वो क्या किया अपने अनुसार फिर अम्ल और भस्म और लवण का परिभाषा दिए। वो क्या दिए, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको जानते हैं। यहाँ तक बेसिकली समझ गए। हाँ, एक बात आपको और बता देते हैं, जो अम्ल होते हैं देखिएगा ना, जैसे ये नींबू हो गया, जैसे आम हो गया आपका और भी बहुत सारी चीज हो जाती है। देखिए कोई खूब खट्टा होता है कोई कम खट्टा होता है, ऐसा बोला जा सकता है कि अम्ल जो होते हैं कोई क्या होते हैं खतरनाक होते हैं और कोई क्या होते हैं तो आपका नॉर्मल होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए हमें नेक्स्ट पॉइंटेड को देखते हैं। पॉइंटेड क्या है, तो हर एक चीज को हम लोग चीख कर नहीं बता सकते कि कौन अम्ल होता है कौन आपके क्षार होते हैं और कौन आपके लवण होते हैं, क्योंकि खतरा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देता है H2SO4, अगर इसको चीखेगा तो जीभ पर ही छेद हो जाएगा। तो बताइए तो जीभ ही नहीं रहेगा तो हम लोग प्रैक्टिकल का क्या फायदा, जबकि बेनिफिट नहीं हुआ। तो कभी भी इसको क्या कीजिएगा, तो ऐसा आप लोग करिएगा, यानी चीखने का कोशिश ना कीजिएगा। इसको आप लोग को दूसरे नियम के द्वारा अम्ल और भस्म की पहचान करनी पड़ेगी। यही आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। तो चलिए उस हम लोग पॉइंटेड को यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा का कौन सी परिभाषा है जो कि बोर्ड में भी पूछते हैं। तो वो जो वैज्ञानिक आए, ओके, आकर आर्हेनियस का नियम, ओके, आर्हेनियस का नियम, यानी ऐसा बोल सकते आर्हेनियस के अनुसार, ओके, अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अम्ल और भस्म की परिभाषा। समझ पा रहे हैं आप लोग। आर्हेनियस के अनुसार मैं समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूं कि अम्ल और भस्म की परिभाषा क्या होंगे। तो देखिए ये आर्हेनियस बोलते हैं ऐसा कि जैसा कि मैंने ये बीकर लिया हूं, ओके, और समझिए कि मेरे पास तो बिजली की उतना उपलब्धता नहीं है, नहीं तो ये समझिए खतरा हो सकता है। ओके, देखिए ये जैसे आपका क्या है, तो बीकर है, क्या करो भूख लग गया है, प्लीज सब्सक्राइब। चलिए जैसा कि ये आपका बीकर है, ओके, अब देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे बिना चीखे हुए कि अम्ल है कि भस्म है। तो इसमें क्या की जाती है, जब बिजली दी जाएगी, यानी ये जलीय विलयन है आपका, ओके, समझ में आ रहा है। जब इसमें बिजली दी जाएगी तो क्या होता है ना, जब इसमें से H आयन निकलते हैं तो उस पदार्थों को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो अम्ल बोल देते हैं। ये किनके अनुसार है, यस, आर्हेनियस के अनुसार है। तो देखिए अब क्या है, आर्हेनियस के अनुसार यानी अम्ल वह पदार्थ होते हैं, अम्ल बोल सकते हैं यहाँ से, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो, ओके, जल में घुलकर, जल में क्या कर घुला कर H आयन प्रदान करे, ओके, H आयन क्या करे, प्रदान करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसा मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे जैसा कि मैंने बीकर लिया था ऐसा आपका क्या हो जाता है, बीकर हो जाता है। यूँ समझिए कि ये वाले में आपका क्या होता है, तो यूँ समझिए H2SO4 को डाल देते हैं। प्लस में ये कैसे पता किया जाता है, तो यहाँ से एगो दो इलेक्ट्रोड डाला जाता है, ओके, एगो आपका प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है, और इधर से क्या दी जाती है, जब बिजली दी जाती है। अब देखिए अब यहाँ से कंडीशन क्या है, चलिए उस पॉइंट को भी आपको बता देते हैं कि कुछ पदार्थ जैसे H2SO4, कोई पदार्थ में क्या बिजली की यूँ समझिए कि प्रवाह हो जाएगा, तो कोई भी पदार्थ में जल्दी होता नहीं। जैसे कि आप चावल ले लीजिए, आप कहिए कि बिजली का प्रवाह हो तो क्या ऐसा होगा, तो नहीं होगा। जहाँ अगर आपका क्या H2SO4 है तो इसमें क्या हो जाता है, बिजली का प्रवाह हो जाता है। कैसे, तो देखिए ये क्या होता है, ये टूट जाता है और ये टूट जाता है। जब ये टूटता है तो प्लस में हो जाता है, ये टूटता है तो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो यूँ समझिए कि H आयन ये क्या करता है, प्रदान करता है, तो हम लोग क्या कह देंगे, तो अम्ल कह देंगे। इसका भी मैं एक दिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि H आयन कैसे आपके क्या करते हैं, तो प्रदान करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो वायरल कीजिएगा। तो यूँ समझिए कि हम इसमें बताने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। अब जैसे इसमें हम लोग डाल देते हैं तो याद रखिएगा इसमें 3 टिकट महाविकट होते हैं। एक होते हैं HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोली जाती है, और एक होते हैं H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, एक होते हैं HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जब इसको क्या किया जाता है, जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो देखिए क्या होता है, तब ये क्या होता है, तो यूँ समझिए कि H आयन ये प्रदान करते हैं, प्लस में Cl ये देते हैं, और ये भी क्या करते हैं, H2 आयन प्रदान करते हैं, प्लस में SO4 का -2 आयन ये क्या करते हैं, प्रदान करते हैं।
समझ पा रहे हैं लोग। और ये जो होते हैं ये H हो जाते हैं प्लस, और प्लस में क्या हो जाता है NO3 का माइनस हो जाता है। यानी मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H आयन प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अब चलिए आर्हेनियस के अनुसार भस्म में क्या होते हैं। अब देखिए ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आयन कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि आयन कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। तो अब ये क्या करते हैं, जरा केयर कीजिएगा मेरे बातों पर, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें पहले से क्या है आपका H2, जलीय विलयन करने का मतलब क्या, H2। ओके, ये H2O जो होता है वो H से क्या कर लेता है, ये H इससे मिल जाता है। समझ रहे, मिलने के बाद से ये 2 गो है, एगो मिल जाएगा तो हो जाएगा 3 गो, तो H3O, और ये प्लस एगो एडवांस है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। और ये याद रखिएगा ये आपका बोर्ड मेटल होता है जिसको हम लोग हाइड्रोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये चीजों को हम लोग हाइड्रोनियम, ऐसा भी देता है कि इस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन। जब प्लस जुट गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन। आपको इतनी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं भस्म की परिभाषा देने का कोशिश करता हूँ। ये आप लोग नॉर्मली याद रखिएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। अब भस्म की परिभाषा बताता हूँ आर्हेनियस के अनुसार। बस वही है, सिर्फ आप लोग याद रखिएगा OH आयन प्रदान करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ से सबसे पहले परिभाषा लिख देता हूँ भस्म का। ओके, यस, भस्म का क्या होगा परिभाषा, आप बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर, ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर, जो किसमें घुलकर, जल में घुलकर, ऐसा घुला कर OH आयन, और ये माइनस होता है हमेशा याद रखिएगा, OH आयन प्रदान करें। यस, प्रदान करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भस्म कहते हैं। समझ में आ रहा है, भस्म कहते हैं। जैसा इसमें एग्जाम्पल आपका 2-3 को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें होता है KOH, ओके, और NaOH, ओके, पोटासियम हाइड्राइड, 4OH, यानी अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, बहुत सारे होते हैं। अब चलिए ये अब कैसे क्रिया करते हैं, तो यूं समझिए कि सारे भस्म जो होते हैं ना वो पानी में नहीं घुलते हैं। याद रखिएगा सारे भस्म जो होते हैं वो किस में नहीं घुलते, पानी में नहीं घुलते। लेकिन जो भस्म आपके पानी में घुल जाए ऐसा, तो उसको याद रखिएगा हम लोग क्षार कहते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। क्या कीजिए, यानी वैसा भस्म जो पानी में घुल जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जैसा कि आपका KOH जब क्या होते हैं, पानी में घुलते हैं तो K आपके क्या बनाते हैं, प्लस, लेकिन जो OH होते हैं वो माइनस बना लेते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। उसी तरह आपका क्या होगा, NaOH का होगा। जब ये क्या होते हैं, टूटते हैं, तो यहाँ पे क्या Na प्लस कर देते हैं, प्लस ये OH का क्या हो जाता है, आपका माइनस हो जाता है। ठीक उसी तरह आपका NH4OH, अब देखिए ये टूटते हैं तो NH4 का प्लस बना लेते हैं, प्लस में क्या OH का माइनस बना लेते हैं। तो देखिए ये कौन सा आयन दे रहा है आपका, तो OH आयन प्रदान कर रहा है। यहाँ तक आपने समझ गए। कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं अम्ल और भस्म प्रैक्टिकल के साथ। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं कि लवण क्या होते हैं, ये आर्हेनियस के नियम के अनुसार। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल मैं क्लीन करता हूँ, और क्लीन कर आपको बताने का मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्या होते हैं। ओके, चलिए लवण में बस इतना याद रखिए, जब अम्ल और भस्म को, जैसा कि मैंने इस विकेट में मिलाए थे अम्ल और क्या भस्म को, जो कि क्या बन जाते हैं, तो आपके लवण बन जाते हैं। तो चलिए हम इस पॉइंट को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि लवण किसे कहते हैं। बस आसान सा परिभाषा है, लवण। यस बोलिएगा कि अम्ल और भस्म आपस में जब हम क्रिया करते हैं, अम्ल और क्या जी, भस्म। यस, अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर जो पदार्थ बनाते हैं, अभिक्रिया कर जो पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ बनाते हैं, यस बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आप ले लीजिए NaOH, तो ये क्या है, सॉरी यहाँ से ये ले लीजिए H2SO4 ले लीजिए, अब प्लस में क्या ले लीजिए आप NaOH। अब देखिए अब ये क्या पदार्थ है बनेगी, तो देखिए ये वाला जो होता है ये इससे इंक्लूड हो जाता है, यानी जो बनता है Na2SO4, ये जो पदार्थ हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपका लवण, जिसमें अम्ल और गुण दोनों के कोई गुण नहीं होता है। जैसा कि मैंने पानी बताया, प्लस में इसमें पानी भी बन जाता है। ओके, प्लस में क्या बन जाता है, H2O। आपको समझ में आ गया होगा कि लवण क्या होते हैं। चलिए एक और आपको पॉइंट बता देते हैं, वो क्या पॉइंट है, मैं इसको क्लीन करता हूँ, उतारना है तो आपको उतार लीजिए। चलिए एक और पॉइंट आपको देखते हैं, वो कौन सी पॉइंटेड है।
ओके देखिए ये पॉइंट है इस बार का। ओके कि हर एक अम्ल अम्ल नहीं होते हैं, हर एक ऐसा बोल सकते हैं, चाहे सभी अम्ल हमेशा, ऐसा बोल सकते हैं कि सभी अम्ल हमेशा अम्ल नहीं होते हैं, अम्ल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? ओके देखिए यहाँ से मैं बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्या टॉपिक है मेरा? सभी अम्ल हमेशा अम्ल नहीं होते हैं। ऐसा कैसे कि अम्ल है तो अम्ल क्यों नहीं होंगे? चलिए इस पॉइंट को मैं सत्यापन करता हूँ। तो इसमें जो आते हैं एक HCl आते हैं। अब देखिए अब क्या है ना, ये एक्चुअली में देखिए जाए जब शुद्ध रूप में पाए जाते हैं तो ये एक प्रकार का गैस होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब ये गैस की अवस्था में होगा तो इसमें कोई भी प्रकार का गुण नहीं पाया जाता अम्ल का। समझ गए आप लोग कि अम्ल का इसमें गुण पाया नहीं जाता है। कब? जब ये शुद्ध HCl होंगे। तो अब देखिए जब यही HCl ओके जल से माने इसमें जल मिलाया जाता है तो ये क्या होते हैं? तो ये अम्ल के गुण को शो करते हैं। जैसा कि मैं आपको लिटमस पत्र के माध्यम से दिखा दूंगा। मेरे पास लिटमस पत्र भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर जो है मेरे पास, इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये है आपका लिटमस पत्र, जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं तो दिखा सकते हैं। जब इसको हम लोग डालेंगे, डालकर इसको प्रयोग कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया? और ये कितना सौ होता है? 1 से लेकर 14 तक होता है, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं आगे। यहाँ तक की क्लासेस आप लोग को समझ में आ गया। ये हमेशा याद रखिएगा, शुद्ध HCl कभी भी अम्ल होते नहीं और इसकी गुण शो करता नहीं है। जब वही पानी को मिला दिया जाता है तो गुण शो करता है। थैंक यू, आज भर के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अम्ल तथा भस्म के गुण। समझ पा रहे हैं? उसके पहले आपको अम्ल और भस्म का कुछ परिभाषा बताए होंगे। एक साधारण और ये कौन सा परिभाषा बताए? आर्हेनियस के अनुसार बताए थे। तो चलिए हम इस पार्ट में हम देखते हैं कि अम्ल तथा भस्म के क्या क्या गुण होते हैं। जैसा कि मैं कल आपको बताए थे, ये ऐसा बीकर था, बताए थे ना आपको, याद कीजिए कि ये कैसा है तो नींबू का रस है। ये स्वाद में कैसा होता है तो खट्टे होते हैं। तो चूंकि खट्टे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं तो एसिड, जिसको हम लोग अम्ल बोलते है। और ये दूसरा का पदार्थ है, मैं आपको दिखाए थे कि ये कौन सा पदार्थ है तो कोई ऐसा पदार्थ है जो कि कड़वा लगेगा। जब कड़वा लगेगा तो कौन सा पदार्थ होते हैं तो भस्म होते हैं। अब उन्हीं का गुण हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसमें गुण होती है और किसमें किसमें कौन कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, क्या यह हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं या नहीं होते। चलिए इसी सारे पॉइंट को हम देखते हैं। तो आप सबसे फर्स्ट में समझिए कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे मैं आपको लेता हूँ, जैसे नींबू ले लीजिए। ओके नींबू कैसा होता है जी? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? अब देखिए हर एक में अम्ल जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो नींबू में याद रखिएगा कौन सा पाए जाते हैं? सिट्रिक ओके अम्ल पाए जाते हैं। समझ पा रहे? इसी तरह बहुत सारे आप लोग पदार्थ खाते होंगे, आम, सेब, अनार, इसी बहुत सारी चीजें, दही खाते होंगे। देखिएगा खट्टा लगता है कि नहीं लगता है, तो आखिर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैं एगो आपको चार्ट दूंगा जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें से इंपॉर्टेंट आपको समझा देता हूँ कि और एक क्या चीज है इंपॉर्टेंट है। एक जो अम्ल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिरिका। ओके सिरका क्या बोली जाती है उसको? उसको सिरका। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल होता है जिसका नाम है आपका सिरका। सिरका के नाम सुनी होंगे लोग, जो कि क्या किया जाता है तो आमों का अचार बनाने में या भरुआ अचार बनाने में, या तो आजकल के देखिए मार्केट में तिलक ब्रात में देखिए आलू का अचार, परोड़ा का अचार, फलाना चिलाना का अचार बना दे रहा है लोग। ओके तो किसके मदद से बना रहा है लोग? यस ये जो बना रहा है लोग अब किसके? सिरका के मदद से। तो सिरका किससे बनाई जाती है? तो याद रखिएगा एसिटिलिक अम्ल होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ याद रखिएगा 6 से कितने % होते हैं? 8% जब एसिटिक अम्ल होते हैं, एसिटिक ऐसा ओके एसिटिक अम्ल जब 6 से 8% होते हैं तो उसी से क्या बनाई जाती है? सिरका बनाई जाती है। और देखिए आपको एक चीज और बताते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ना, कोई भी पदार्थों को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ अचार। ओके अचार की अचार क्या चीज है? यस देखिए यहाँ पर 2 वर्डे हैं जिससे कि आप क्या हो सकते हैं तो भुतला सकते हैं। आचार क्या होते हैं? आचार क्या होते हैं? तो चलिए इस पॉइंट को भी बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपने खाए होंगे आम का अचार ऐसा। ओके तो देखिएगा इसमें कितने फाड़े किए जाते हैं? एगो को कितने फाड़े? 4 फाड़े किए। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसको हम लोग अचार बोलते हैं। ये आचार के मतलब हो जाता है जैसे रहन स्वभाव। ओके तो यानी स्वभाव याद रखिएगा, ये आचार के मतलब स्वभाव और ये
अचार का मतलब अचार। अब देखिए अचार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब अचार में क्या होता है, ओके देखिएगा, ये हम लोग का जो भोजन होता है, जैसा कि देखिए कल का ही भोजन पड़ा हुआ है, जब यहाँ पर है तो ये भोजन क्या हो जाएगा, तो खराब हो गया है, आज खाने योग्य नहीं है, इसको खाकर मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, ये कड़वा हो गया होगा। अब देखिए जो अचार होता है आपका साल भर, 1.5 साल 2 साल रहता है, तो यूँ समझिए कि वो सुरक्षित रहता है। तो सुरक्षित रहने के कारण क्या होता है, तो उसमें अम्ल पाए जाते हैं, जिसके वजह से सुरक्षित होते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अम्ल क्या करते हैं, पदार्थों को भी सुरक्षित करता है। चलिए मैं वो चार्ट दिखाता हूँ कि किसमें किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देख लेते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो जैसे सेब आप लोग खाते हो वो खट्टा लगता है, तो जिसमें आपको मौलिक अम्ल पाए जाते हैं, ये सब याद करके रखने वाला चीज है। जैसे इमली जैसे गोलगप्पे खाते हैं तो कौन सा अम्ल होता है, टार्टेरिक अम्ल होता है। सिरका के आपको बता दी कि एसिटिक अम्ल होता है, जब कितने 6 या 8% की मात्रा में रहे तब। दही का मतलब समझते हैं कि दही वही खाते ही हैं लोग जिसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। उसमें से टमाटर में तो खाते ही हैं लोग, खट्टा लगता है, जिसमें ऑर्गेनिक अम्ल पाए जाते हैं। एक अम्ल पित्त होता है कि मतलब कि समझिए जो पेट में पाए जाते हैं वह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, चायनिक अम्ल पाए जाते हैं। चाय भी आपके क्या होते हैं, खट्टे होते, कभी टेस्टिंग कीजिएगा। उसके बाद विटामिन सी में एक्सॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं, जैसे कि आंवला हो जाएगा। इम में किस क्या पाए जाते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद से जो चींटी होती है, चींटी में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग मेथनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। अब चलिए चींटी के बारे में मैं एक फैक्ट आप लोगों को बता देता हूँ, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। जब चींटी या कोई भी बिढ़नी हड्डा ओडा डोसता है लोग ना, तो याद रखिएगा, यूँ समझिए कि जब डोज दिया लोग हमारे शरीर में, तो उस शरीर में CO बनने लगता है, यानी जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वाला में ज़्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका दर्द घटने लगता है। तो आपने ये सब पूरा का पूरा 1 नंबर टॉपिक समझ गए। अब चलिए 2 नंबर हम लोग टॉपिक समझते हैं ये वाले, कि कुछ जो अम्ल होते हैं ना बहुत भी सैले होते हैं, अम्ल या भस्म। तो चलिए हम 2 नंबर पॉइंट को हम देखते हैं। तो मैं इसको 2 नंबर गुण ये है कि कुछ जो अम्ल होते हैं या भस्म होते हैं विषैले होते हैं और क्या होते हैं, तीव्रनाशक, मतलब कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल का कि कौन कौन से ऐसा अम्ल है जो कि तीव्रनाशक है और पूरा विषैले है। तो आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना, ज्यादातर 3 टिकट आते हैं, उस तीनों का नाम है, एगो का नाम है H2SO4 अम्लों का राजा, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जो दूसरा का है आपका वो है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो कि हमारे पेट में होता है। तो चलिए इसको मैं 3 नंबर पे ले लूंगा। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, ये समझिए कि HNO3 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। 2 और जो 3 नंबर होता है HCl होता है, जो कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, यूँ समझिए कि पेट में इतना हार्ड हम लोग का यूँ समझिए कि अम्ल पाए जाते हैं कि एक लोहा भी खा लिए कीट ओके तो वो पचाने में सक्षम रखता है। कब, जब खाकर पानी नहीं पीजिएगा तब सुबह का टाइम, ओके। यानी कितना खतरनाक होते हैं। चलिए इसके भी बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है प्योर लीजिएगा ना, और यहाँ पर चू गया कि मतलब समझिए होल कर क्या हो गया, नीचे निकल गया, लेकिन उसको तनु कर क्या किया जाता है, तो बैटरियों में यूज किया जाता है। याद रखिएगा कि इसको किस में यूज किया जाता है, तो बैटरी में प्रयोग किया जाता है। समझ आ रहे हैं, तीव्र है लेकिन इसका क्या है, तो उपयोग होता है। 2 नंबर है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं, जो हम लोग खाद उद बनाते हैं लोग, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ओके। तो उसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर इससे भी मन नहीं भरता है तो विस्फोटक में भी इसका क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। विस्फोटक, ऐसा विस्फोटक का मतलब समझ रहे हैं, कुछ उड़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब चलिए ये जो HCl होता है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पेट में पाए। अब इसकी कार्य आप जानकर चौंक उठिएगा। देखिए क्या क्या कार्य होता है। हम लोग कोई भी चीज़ें खाते हैं तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। जरा आप गौर कीजिएगा एक बार, ओके। क्या चीज़ गौर कीजिए, ये कीजिए कि जब आप क्या करते हैं, भूख लगा रहता है, भोजन फटाफट ले जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब पेट में जाता है तो देखिएगा बुकनी होता है। तो बुकनी का काम कौन करता है, तो आप कैसे हल करते हैं। तो फिर मन में प्रश्न आएगा कि ये तो मांस खाए, तो फिर मांस को क्यों नहीं बुकनी करता है, तो इसमें म्यूकस एक पदार्थ पाई जाती है जिसको सुरक्षित रहता है। अब देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पेट में अम्लता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब चीज
समझ रहे हैं कि कच्चा मच्छर आजकल लगन का टाइम चल रहा है, उसमें कच्चा मच्छर खाकर लोगों को क्या हो जाती है, तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जानते हैं वो लोग क्या उपाय करते हैं, कहते हैं कि नींबू पीजिए। तो जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए इस पॉइंटेड को कि ये नींबू है, ये खट्टा है कि कड़वा है, खट्टा है। तो बताइए अम्ल बढ़ा है, फिर इसको हार लिए तो बताइए क्या होगा आपका, यस, और अम्ल बढ़ेगा। तो ये आपका उचित होगा नहीं, ये पॉइंट को याद रखिएगा। क्या चीज ये उचित होगा, जो भस्म होगा, जो कड़वा हो गया पदार्थ, उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा का हम लोग यूज करके अपने पेट की अम्लता को क्या किया जा सकता है, तो कम किया जा सकता है। अब चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। ये तो अम्ल का जान गए। अब चलिए हम भस्म की जानते हैं। तो भस्म में भी 3 टिकट है जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक और बहुत ही समझिए कि क्या है, तो तीव्र नाशक है। चलिए हम भस्म को देख लेते हैं। यस, इसको भसाएंगे नहीं, ऐसा भस्म को ऐसे हम देखते हैं। तो यूं समझिए कि एक बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, BaOH का होल 2। आपको जानते हैं एक पॉइंटेड कि OH होता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है कि भस्म होता है, यस वो भस्म होता है। ये आपके क्या होता है, बहुत ही विषैले यानी यूं समझिए जहरीला होता है, जहरीला। ओके, ये कैसा होता है जी, आपका एकदम जहरीला होता है। यूं समझिए कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए, अब 2 गो और संघई पाए जाते हैं जिसका NaOH नाम है और एक KOH नाम है। ओके, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इतने माने खतरनाक होते हैं ना कि यदि आपके शरीर पर पड़ जाए तो चमड़ा जला देता है, यानी चमड़ी क्या कर देता है, तो जला देता है। ये इतनी क्या होती है, तो भयानक होती है। लेकिन कुछ ऐसे जो भस्म होते हैं जो कि हम लोग को क्या करते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका ईनोडो में यूज किया जाता है, वहां से हम लोग इसका यूज करके हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ये सब आपके बहुत ही खतरनाक होता है, इसका प्रयोग करना अभी के डेट में क्या हो सकता है, तो भयानक हो सकता है। तो बहुत सेफ्टी के साथ में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक ना आपने पूरी की पूरी अच्छी तरह से समझ गए। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कुछ अम्ल और भस्म के विषैले तीव्रनाशक होते, इस पॉइंटेड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम तीसरा और कीजिए। आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए थे कि जो पदार्थ है स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं। जैसे कि ये आपका स्वाद में खट्टे तो हम क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे। जो पदार्थ क्या होते स्वाद में कड़वे होते हैं उनको भस्म बोल दिया जाता है। यहाँ तक बोले थे। लेकिन हर एक चीज तो हम लोग सीख कर नहीं देख सकते हैं, समझ रहे थे। आर्हेनियस है तो बोले कि इसमें विद्युत दो, अब विद्युत देने के बाद जो H आयन प्रदान करे उसे अम्ल बोलेंगे, और जो OH प्रदान करे उसको क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। अब बताइए, अब हम ये दोनों पदार्थों को पहचाननी है तो जरा गौर कीजिए, क्या हम करंट लाकर इसमें देंगे, तो बताइए जब करंट लाकर देंगे तो क्या हो जाएगा, समस्या ही समस्या हो जाएगा। ये उतनी आसान होती नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो और भी उपाय करना पड़ेगा। तो देखिए क्या किया गया उपाय। ओके, एक बनाया गया आपका लिटमस पत्र जो कि मैं यहाँ पर रखा हूँ, जैसा कि मैं मंगाया था आपका निकल। ओके, जैसे कि यहाँ पर 2 गो है। और देखिए ये क्या है ना, इसको हम बोलते हैं लिटमस पत्र। ये क्या होगा ना कि जब मैं इस मटेरियल में डालूंगा ना तो ये क्या है, इसको ये रंग के द्वारा, यानी रंजक के मतलब क्या होता है, रंग के द्वारा ये पहचान सकता है। अब कैसे, तो चलिए मैं इस पॉइंटेड को बहुत अच्छी तरह से समझाकर मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी ये पॉइंटेड को दिखाता हूँ। अब चलिए रंजक में क्या है, तो एक आपका पदार्थ बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन का अर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पत्र बनाया गया। किसके लिए, तो अम्ल और भस्म को जांचने के लिए, क्योंकि वो सब महंगा पड़ जाएगा। ओके, ये आपका क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। अब चलिए ये लिटमस पत्र कैसे बनाया गया, तो 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था थैलोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा का एक माने वर्ग है, उसमें एक पौधे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ओके, और लाइकेन का जो अर्क होता है, जिस तरह केला का रस होता है, रस से हम लोग मेहंदी के रंगों को क्या करते हैं, तो और गाढ़ा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको थैलोफाइटा के लाइकेन का जब हम लोग अर्क निकालते हैं, गौर कीजिएगा, जब अर्क निकालते हैं तो रस निकलता। अब क्या करते हैं ना कि कोई हम पेपर लेते हैं, माना कि आपका क्या हो गया, पेपर हो गया, इस पेपर पर उस रस को डालकर हम लोग सुखाते हैं। जब सुखाएंगे तो आपका ऐसा ही होगा, जैसे कि देखिए ना ये एक प्रकार का पेपर है। ओके, इसी पेपर पर क्या किया गया है, थैलोफाइटा का अर्क निकालकर इस पे डाला गया है। ओके, अब चलिए तो ये जो पत्र बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिटमस पत्र बोलते हैं। और ये चीज को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में सूचक भी बोल देते हैं, यानी कभी कभी सूचक का भी परिभाषा बोल देता है।
कि सूचक किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि वैसे माने यंत्र या पदार्थ बोल सकते हैं जो अम्ल और भस्म को जांचने में सक्षम होती है। तो देखिए अब ये क्या है ना कि ये लिटमस पत्र अब कैसे पहचान में आएगा कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है। तो यहाँ पर देखिए एक चीजें बताई गई है कि यदि लिटमस पत्र, समझ रहे, लिटमस पत्र लाल हो जाए तो याद रखिएगा वो पदार्थ होंगे वो आपके कौन सा होंगे, तो अम्ल होते हैं। समझ पा रहे हैं। यदि आपके यूं समझिए कि नीला हो जाए, यदि लिटमस पत्र लाल, लिटमस पत्र नीला हो जाए तो वो क्या होते हैं, ताप का क्षार होते हैं। चलिए इस प्रयोग को हम लोग देखते हैं। मेरे पास ये सारी के सारी चीजें उपलब्ध है। मैं क्या करता हूं तो यहाँ से ऐसे इसको कर मैं यहाँ से एक को लेता हूं ऐसा, समझ रहे। अब भाई आप लोग देख रहे हैं कि नींबू का रस है जो कि आपका क्या होता है, यस ये आपका अम्ल होता है। मैं इसमें डाला, ओके मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ओके जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए गौर कीजिए कैसा हुआ तो रेड हो गया है, दिखाई दे रहा है कैमरे के सामने, ओके देखिए ये आप गौर कीजिएगा, ये जो आपका पीला है लिटमस पत्र वो कैसा हो गया, रेड हो गया। रेड के मतलब कि समझिए थोड़ा सा भूरा हो गया है, लाल हो जाएगा धीरे धीरे, तो समझिए कि वो क्या है, आपका अम्ल है। अब चलिए अब नीला हो जाना का मतलब क्षार। अब चलिए इस पदार्थ में मैं इसको डालकर देखता हूँ कि क्या ये नीला होता है कि नहीं होता है। चलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए और डाल के इसको निकाल रहे हैं, ओके देखिए इसमें कोई प्रभाव नहीं है। जब कोई प्रभाव नहीं है कि मतलब कि क्या है, तो ये क्षार पदार्थ नहीं है, ओके। जब मेरे पास क्षार पदार्थ उपलब्ध हो जाएगी तो आपको क्या कर दिया जाएगा, तो बता दिया जाएगा। आपने समझ गए। अब फिर मैं इसको प्यार से सुखाऊंगा और सुखा कर रखूंगा ताकि मुझको आगे भी यूज करना होगा। आपने इस पॉइंटेड को समझ गए कि रंजक के द्वारा हम लोग कैसे पहचान करते हैं। अब देखिए ये प्रकृति में भी होती रहती है, कैसे, तो यूँ समझिए कि कभी कभी अम्ल वर्षा होता है, जैसे कि आपका फूल ओल होते हैं, तो गौर कीजिएगा बरसात में वो लोग क्या होता है और चहक उठते हैं कि मतलब चमक उठते हैं कि मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ ऐसे भी प्राकृतिक जैसे गोभी का पत्ता, आपका हल्दी का पत्ता, इसी जब अम्ल पड़ते हैं तो इनमें भी रंग की क्या होती है, परिवर्तन होती है। इसीलिए बरसात के मौसम में हर एक पेड़ पौधे, हर एक गोरे जो भी हो वो हो जाते हैं। चलिए आपने ये 3 नंबर पॉइंटेड को समझ गए। अब चलिए मैं 4 नंबर पॉइंटेड को समझाने की कोशिश देखते हैं। अम्ल और भस्म धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या क्या बनाती है। जैसा कि मैं आपको धातु यानी धातु का मतलब आपका ये क्या हो गया, जेड। इसमें एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, कौन सी पॉइंट याद रखिएगा, क्रियाशीलता, यानी एच के ऊपर वाले जितने भी आपके धातु आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इससे अभिक्रिया कर लेते। वो क्या होती है, जस्ट मैं इसके लिए आपका एक अलग वीडियो बनाकर रखा हूँ, उसको जाकर देख लीजिए, उसमें समझाया गया है। चलिए ये जिंक जो होते हैं वो धातु होते हैं, प्लस में H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। जब ये धातु आपके अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, बोर्ड मंडल कोचन, ओके। इस पॉइंटेड को भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो क्या क्या बनाते हैं, तो गौर कीजिएगा, ये इससे अभिक्रिया कर लेते हैं, इसकी भी संयोजकता 2 और इसकी भी 2, तो दोनों कट जाती है, एक दूसरे में मिल जाते हैं, ZnSO4 और प्लस में H2 गैस क्या करते हैं, तो उत्पन्न करते हैं। यानी यूँ समझिए कि ये जो हो जाते हैं आपका लवण हो जाते हैं और ये जो हो जाते हैं आपके कौन सा हो जाते हैं, तो गैस, यानी यूँ समझिए कि हाइड्रोजन गैस, ऐसा हाइड्रोजन गैस। इस पॉइंट को आप देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा करता है कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस प्रदान करता है, यस हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए और इसकी जांच का भी विधि है जो कि आप देखिएगा, उसका वीडियो भी एक बना दिए हैं, वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि क्या ये आपका भस्म यानी समझिए धातु क्या भस्म के साथ अभिक्रिया करती है, तो यूँ समझिए अधिकांश जो बोली जाए वो नहीं करती है, यानी यूँ समझिए कि नहीं करती है, यानी यूँ समझिए कि H2 गैस को प्रदान नहीं करती है। लेकिन कुछ 3 टिकट है लोग, उनके साथ में ये जो भस्म वाली है वो अभिक्रिया कर आपको H2 गैस को प्रदान करती है। वो कौन कौन से पदार्थ है मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
है आपका, एक होता है एल्युमिनियम, दूसरे होता है जिंक और तीसरे नंबर होता है एसन, जिसको हम लोग टीन के नाम से जानते हैं। ये तीनों की तीनों किन से अभिक्रिया कर लेता है, NaOH से कर लेता है, ये भी NaOH से कर लेता है और ये भी NaOH से अभिक्रिया कर करके ओके ये चीजें संतुलित कर लीजिएगा। संतुलित आपको बता दिया गया है, ये सब कर करके क्या क्या बनाता है। तो चलिए इस पॉइंटेड को मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। ये जो बनाते हैं वो सोडियम एलुमेट बनाते हैं, यानी यूँ समझिए कि आपका NaAlO2 जिसको सोडियम एलुमेट प्लस में हाइड्रोजन गैस को ये क्या करते हैं तो उत्पन्न करते हैं। अब चलिए जिंक आपका अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं, तो इस पॉइंटेड को भी देख लेते हैं। जिंक यूँ समझिए कि आपका सोडियम जिंकेट बनाते हैं, यानी Na2 और आपका समझिए कि ZnO2 प्लस में क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। अब चलिए तीसरा है कि ये जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम माने क्या बनाते हैं एस्टेट बनाते हैं, ऐसा एस्टेनेट ओके। यानी इसका आपका सूत्र क्या होता है तो यस SNO2 ऐसा समझ पा रहे हैं। सॉरी यहाँ पर 3 होगा प्लस में क्या होगा H2, ये गैस क्या करते हैं तो उत्पन्न करते हैं। ये 3 टिकट को याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकती है कि वैसा आप भस्म का वैसा आप धातु का नाम बताइए जो भस्म के साथ अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो कौन हो गया 3 गो एल्युमिनियम जिंक और कौन सा 3 होते हैं। यहाँ तक कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, तो अगर नहीं होगा तो चलिए हम लोग 5 नंबर गुण को देखते हैं। हम लोग 5 नंबर गुणों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया करने पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि कार्बोनेट के मतलब क्या होता है, तो ये होता है CO3 होता है कार्बोनेट के मतलब, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3 होता है जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगर ये धातु के साथ में है तो ये कैसे अभिक्रियाएं करती है, इस पॉइंटेड को हम लोग अच्छी तरह से समझने की क्या करते हैं तो कोशिश करते हैं। जैसा कि आपका जिंक कार्बोनेट हो गया समझे, और ये किससे अभिक्रिया करता है H2SO4 से अभिक्रिया जब करेगा तो इसमें 3 चीजें याद रखिएगा। कौन कौन सी चीजें बनाता है, सबसे पहले ये लवण बनाता है, 2 नंबर जो बनाता है वो आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिक्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, या ये भी फिक्स है कि यहाँ पर क्या बनाएगा आपका यस H2O के मतलब कि क्या बनाता है तो जल बनाता है। अब देखिए अब मैं इसको और इसको ये दोनों एक में हो जाएंगे तो लवण बन जाएंगे आपके। कौन सा बन जाएगा ZnSO4 प्लस में CO2 प्लस में क्या H2O। ये संतुलित कर लीजिएगा क्योंकि आपको संतुलित करने का विधि बहुत अच्छे से बताया गया। तो आपने समझ गए कि उसमें धातु जब कार्बोनेट से अभिक्रिया करते तो क्या क्या बनाते हैं तो लवण बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और क्या बनाते हैं आपका जल बनाते हैं। यदि धातु के समझिए कि बाइकार्बोनेट धातु के बाइकार्बोनेट हो और अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, जैसे कि धातु के मतलब कि Na2 और समझिए कि HCO3 ऐसा ओके, प्लस में आपका कौन सा H2SO4 से अभिक्रिया करे तो आपका क्या बनेगा। ये 2 नहीं होता, इसकी भी संयोजकता आपका N ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा NaHCO3 प्लस इतने से अभिक्रिया करता है तो आपका क्या क्या बनाता है। तो देखिए ये और ये दोनों एक में हो जाते हैं, यानी Na और इसकी संयोजकता 2 तो 2 हो जाएगा, SO4 हो जाता है, प्लस में CO2 बनता है, प्लस में क्या बनता है आपका H2O बनता है। यानी दोनों कंडीशन में आपका या तो कार्बोनेट हो तो या बाइकार्बोनेट हो, तो दोनों कंडीशन में जो बनेगा आपका एक लवण बनेगा, दूसरे नंबर कौन सा बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और तीसरे नंबर जो बनेगा आपका कौन सा बनता है तो जल बनता है। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो चलिए हम 6ठे नंबर की ओर हम बढ़ते हैं अम्ल और भस्म के गुण की ओर। धातु का ऑक्साइड और क्या दिया अधातु के ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड क्या होता है अधातु का ऑक्साइड। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ CuO, यानी यू समझिए कि कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर आपका क्या धातु है। तो अब इसका गुण कैसा होगा, कब जब लिटमस पत्र से देखा जाएगा तब। तो ये नीला कर देता है, नीला के मतलब ये क्या हो जाते हैं तो आपका भस्म हो जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, धातु का अक्सर जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके तो भस्म होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अधातु का ऑक्साइड। अधातु का मतलब हो गया C कार्बन का अधातु है, इसमें क्या है O2 जुट जाता है तो क्या ऑक्साइड हो गया।
तो ये क्या होते हैं, तो इसकी गुणों को देखी जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, तो आपका अम्ल हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए, अब क्या है ना कि कुछ अपवाद में भी आते हैं, क्यों धातु का ऑक्साइड होते हुए भी ये क्या करते हैं, तो गुण शो नहीं करते। जैसा कि H2O यानी जल्द क्या धातु का ऑक्साइड भी ये क्या करते हैं, तो खट्टा लगते नहीं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो गया, इनका भी कोई गुण होता नहीं, जबकि कार्बन आपका क्या हो, धातु है, और ये क्या है, ऑक्साइड है। और भी आपका हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O भी हो जाते हैं। इसी बहुत सारी चीजें आते हैं जो कि यूं समझिए का धातु का ऑक्साइड होते हुए भी अम्ल होते नहीं है। यहाँ तक आपने पूरे के पूरे 7 को समझ गए। अब चलिए एक आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं और बताकर इस क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ। वो क्या बातें हैं, जैसा कि मैं H2SO4 इसको तनु करके, ओके, तनु और सांद्र क्या होता है, दोनों को अच्छी तरह से समझिए। तनु का मतलब क्या होता है, सांद्र का मतलब क्या होता है। तनु का मतलब होता है कि पानी के जैसा, ओके, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ओके। जो चीजें गाढ़ा होता है वो सांद्र होते हैं, और जो चीजें पानी खानी होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तनु बोला जाता है। अब इसका यूज हमारे भविष्य में यूं समझिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत होता है, जैसे कि बैटरी वैटरी में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो यूं समझिए कि सांद्र होते तो उसको क्या बनाना पड़ता है, तनु बनाना पड़ता है। गौर कीजिएगा, सांद्र चीज को क्या बनाना पड़ेगा, तनु। अब देखिए, जैसा कि मैं यहाँ से कुछ बीकरों को लेता हूँ और बीकर को लेकर आपको समझाने का कुछ कोशिश करता हूं। जैसे कि आपने ये बीकर को देख पा रहे हैं, और यूं समझिए कि ये आपका ट्यूब है। अब देखिए, जैसा कि मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये क्या है आपका, तो यूं समझिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसा कि मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाल दिए, ओके, और डालकर यूं समझिए कि ये क्या है, आपका पानी है माना कि, ओके, और ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो यूं समझिए कि बहुत ही ये खतरनाक होता है। समझ गए क्या चीज है, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल है सांद्र और ऊपर से पानी आप डालिएगा तो यूं समझिए कि ये प्रखनली फाट सकती है, और आपके मुंह हो, चेहरा हो, सब कुछ माने क्या हो सकता है, छिद्र हो सकता है, बहुत खतरनाक। तो क्या किया जाता है, अब कैसे इनको क्या किया जाता है, यूं समझिए कि तनु बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस प्रखनली में हम लोग पानी डाल लेते हैं। चलिए, मैं पानी उपलब्ध है, पानी को मैं डाल लेता हूँ, और देखिए क्या किया जाता है। जैसा कि इसमें हम प्रखनली में क्या कर लिए, तो आपका पानी डाल दिए, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने पानी डाल दिया। अब जो आपके वो जो H2SO4 होंगे, जब हम लोग इसमें डालेंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि वो मेंटेनेंस करते रहे। समझ पा रहे हैं आप लोग, यस। यानी ऐसा ही प्रक्रिया आप लोगों को क्या करनी है, तो करनी है कब, जब आप लोग H2SO4 को तनु बनाइएगा तो। यानी समझ गए आप लोग कि पानी में हमको अम्ल डालना चाहिए, किसमें डालना चाहिए, पानी में। ऐसा नहीं कि अम्ल पहले हो और पानी आपका डलाए, तो ये खतरनाक होता है, डेंजर खतरा। और डेंजर खतरा के ही साथ इस क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट में इस टॉपिक का बात करूँ अम्ल और भस्म की शक्तियाँ का। तो जो अम्ल होते हैं ना, इसमें कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। अब पहला क्या होता है, तो देखिए बहुत सारे जो अम्ल होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, और कोई कोई ऐसा अम्ल होता है जो फायदेमंद होता है, ओके। यानी वो समझिए जो खतरनाक होते हैं यानी वो प्रबल होते हैं, इसमें बल होती है, तो उस अम्ल को हम लोग बोलते हैं प्रबल। समझ पा रहे हैं आप लोग, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रबल अम्ल बोल देंगे। एक जो होते हैं वो साधारण होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यस, दुर्बल अम्ल बोल देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताए थे आर्हेनियस के अनुसार कि जो वैसे माने पदार्थ जो जल में घुलकर ये चयन प्रदान करे, समझ पा रहे हैं, कौन सा आयन प्रदान करे, ये चयन प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि कोई कोई पदार्थ जो होते हैं बहुत ज्यादा ये चयन प्रदान करते हैं, तो जो ज्यादातर ये चयन प्रदान करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रबल अम्ल बोलते हैं। चलिए मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, आप लोग बोल सकते हैं कि वैसा अम्ल, यस,
वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, ऐसा लिख सकते हैं जो जल में घुलकर ओके पूर्णतः H आयन प्रदान करे। पूर्णतः के मतलब जितना है उतना H आयन आपके क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। आयन क्या करे, आपका प्रदान करे, यस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रबल अम्ल कहते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, प्रबल अम्ल कहते हैं। यस, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर आपकी पॉइंटेड क्या है कि जैसे में कौन कौन जो होंगे वो प्रबल होते हैं, ये मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें भी 3 गो होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं H2SO4, और जो दूसरा का होता है HCl होता है, तीसरा का HNO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, बस कंसेप्ट याद रखिएगा। ये चाहे जो ज्यादा प्रदान करे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रबल अम्ल। अब चलिए, अब दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वही होगा जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, दुर्बल अम्ल। दूसरा का कौन सा हो जाएगा, दुर्बल अम्ल का। इसका देखिए बहुत ही आसान परिभाषा है, बोल सकते हैं वैसा अम्ल। यहाँ से परिभाषा बोल सकते हैं वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक H आयन प्रदान करे। यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, आंशिक, ओके, आंशिक H आयन प्रदान करे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, यस, दुर्बल, ओके, हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा, जो कि आपका कम से कम आयन प्रदान करता है, जैसे हो जाता है सिरका CH3COOH, ओके। बहुत ऐसा अम्ल है जो कि आपका यूँ समझिए कार्बोलिक अम्ल भी हो जाते हैं, यूँ समझिए कि H3CO3 कार्बोलिक अम्ल। ये सारी जो चीजें होते हैं ना, वो आपके जल में घुलकर कम से कम H आयन प्रदान करते हैं। आपको दोनों चीजें समझ में आ गया होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक उसी प्रकार अब आपका भस्म की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। इसको मैं क्लीन करता हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब चलिए भस्म की बात करते हैं। तो आप कुछ याद कीजिए, आर्हेनियस का नियम में क्या बताए थे, भस्म किससे कहते हैं, यानी वैसा पदार्थ जो यूं समझिए कि क्या होते हैं, जल में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म। अब देखिएगा इसका भी कैटेगरी कितने को हो जाता है, तो 2 हो जाते हैं। पहला जो होते हैं वो प्रबल भस्म होते हैं, प्रबल भस्म, समझ पा रहे हैं। प्रबल भस्म किसे कहेंगे, तो बस वही परिभाषा होगा, वहां पर क्या कर देना है आप लोग को, OH जो आयन है ना वो अधिक प्रदान करता है। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो उसकी परिभाषाएं लिख लेता हूँ कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, प्रबल भस्म यानी बोल सकते हैं वैसा भस्म जो जल में घुलकर, जो कहाँ घुलकर, जल में घुलकर, यस, घुल कर पूर्णतः लिख सकते हैं कि पूर्णतः OH आयन प्रदान करता हो, आयन क्या करे, प्रदान करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यस, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। समझ पा रहे हैं कि प्रबल अम्ल कहते हैं। अब चलिए प्रबल भस्म है आपका, तो भस्म कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पर 2 ही टिकट रहते हैं, जिसका नाम होता है KOH, एगो NaOH। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, यदि देह पर गिर जाए तो यूँ समझिए कि ये जला सकते। तो इसका जब भी प्रयोग करें तो बहुत ही सावधानी से करें। अब चलिए, अब हम लोग समझ लेते हैं कि दुर्बल भस्म किसे कहते हैं। तो आसान सा परिभाषा है, ओके। जैसा कि मैं क्या यहाँ पर लिखता हूँ, दुर्बल भस्म, यहाँ पर दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा भस्म जो जल में घोलकर, ओके, आंशिक OH आयन प्रदान करे, आंशिक, समझ पा रहे हैं, आंशिक OH आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दुर्बल भस्म कहते हैं। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब इसके जैसे में क्या हो जाएंगे, ओके, तो इसके जैसे में हो जाएंगे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड, 2 नंबर हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, समझ पा रहे हैं। एक होते हैं आपके NH, ऐसा NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ET से बहुत सारे चीज आते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, तो दुर्बल भस्म होते। तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा तो अत्युत्तम रहेगा। इसके बाद से जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, इसको कंटिन्यू आप देखते जाए। और इस चैनल के माध्यम से सबको ऐसा तैयारी कराया जाएगा आप जिला टॉप भी ला सकते हैं। तो चलिए इस हम पॉइंट को क्या करते हैं, मिटकाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। स्केल, ये पीएच स्केल होते क्या है, इनके बारे में आपको पूरा का पूरा डीप जानकारी बताएंगे कि पीएच स्केल होते क्या है। चलिए ये बताने से पहले मैं आपको कुछ पिछली बातें बता देता हूँ ताकि पीएच स्केल आपको समझ में आ जाए। हमने क्या पढ़े थे अभी ना, आपका यूँ समझिए कि प्रबल 2 वर्ड पढ़े थे, एक अम्ल पढ़े थे और दूसरे क्या पढ़े थे, भस्म पढ़े थे, जिसमें आपकी परिभाषाएं क्या था, यस इसमें था आपका कौन सा, तो H प्लस और क्या OH आपका माइनस। समझ पा रहे हैं, यानी यूँ समझिए कि जो आपका H आयन ज्यादा प्रदान करे उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे और जो OH आयन ज्यादा प्रदान करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रबल भस्म बोलेंगे। उसी तरह आपका कौन सा, आपका दुर्बल ये अम्ल था और यूँ समझिए कि आपका क्या था, भस्म था। तो भस्म में मैंने क्या बताया था, दुर्बल में कि आंशिक प्रदान करे, यानी H आयन कम करे और OH आयन भी प्रदान क्या करे, कम करे, और ये क्या करे, ज्यादा करे। समझ पा रहे, ये पिछली बातों को मैंने दोहराया हूँ और इसी से आपका पीएच स्केल का मैं सारे के सारे बायोडाटा बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ये तो समझ गए ओके कि H आयन OH आयन, क्या आप इस बीकर को देखकर इसमें जो मेटेरियल है क्या आप पहचान सकते हैं कि इसमें ज्यादा OH आयन निकल रहा है कि H आयन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या आपको पता चलेगा, तो नहीं चल पाएगा। कब चलेगा, जब इसमें विद्युत देंगे तभी भी आपको यहाँ पर पता चलेगा नहीं। तो कोई ना कोई ऐसा मापदंड होना चाहिए ना जो कि ये मापकर बता दे कि किसमें से ज्यादा एच निकलता है और किसमें से कम एच निकलता है। समझ पा रहे, यानी पावर को प्रदर्शित करना। समझ रहे हैं बातों को, किसको करना जी, तो पावर को प्रदर्शित करना। वो किसके आधार पर, यस एच आयन के आधार पे। ये OH आयन के भी आधार पे निकाली जाती है, पर ज्यादातर इस बुक में H आयन दिया है। तो पावर के मतलब कि P यहाँ से ला दिए ओके, और H जो था ये यहाँ से ला दिए, तो क्या हो गया आपका pH। यानी आपको समझ में आ गया कि pH क्या है आपका, यानी H की शक्तियों को ये पता लगाने वाला ही आपका स्केल ही क्या होता है, तो pH होता है। वो किस प्रकार लगाता है तो इसका मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो इसका परिभाषा होगा। समझ पा रहे हैं, लेकिन pH आपको समझ में आ गया। उसी तरह POH भी होता है। OH के मतलब समझिए कि भस्म वाले को शो कर रहा है और H के मतलब ये किसका शो कर रहा है, तो H आयन का शो कर रहा है। तो चलिए आपको ये कहानी समझ में आ गया। अब चलिए मैं pH स्केल का आपका यूँ समझिए कि डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि pH स्केल आपके होते हैं तो कैसे होते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही विस्तार रूप से अच्छे से देखते हैं। देखिए एक्चुअली में जिस तरह आप लोग क्या करते हैं, मैथ में बनाने वाला स्केल आपका लगभग ऐसा होता है, तो उसमें भी आपका मापदंड होता है कि 14, 15 ऐसा ही कुछ होता है ओके। तो इसमें जो होता है मापदंड pH जो बनाया जाता है स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होता है, याद रखिएगा 14 तक होता है। और 14 के बीच में एक जो आता है आपका बीच वाला, ये 7 वाला भाग आता है ओके। समझ पा रहे हैं, ये कौन सा भाग आता है आपका 7, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और 7 हो ही गया। और यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 से 11, 12 और यहाँ पर क्या होगा 13। यानी इस तरह क्या होता है, तो आपका pH स्केल होता है। जैसा मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये तो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन pH स्केल के ही जैसा ये भी क्या करेंगे तो काम करेंगे। जैसा कि ये निकल रहा है, देखिए ये आपका 1
लिटमस पत्र है, ऐसा मैं मंगवाया हूँ। और यहाँ पे देखिए 1 से लेकर, आप गौर कीजिए कैमरे में, 1 से लेकर 14 तक ही दिया है। यहाँ पर सब सूचित कर दिया है कि कौन आपका अम्ल होंगे और कौन आपका भस्म होंगे, यानी कैसा कैसा आपका रंग प्रदर्शित करेगा तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रख देता हूँ, लेकिन इसको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये कंसेप्ट बोलता है ना कि जब 7 रहे, 7 में ना ही वो अम्ल होंगे ना ही वो क्या होंगे, भस्म होंगे, तो याद रखिएगा ये होते उदासीन, उदासीकरण होता है। ओके, समझ पा रहे हैं? कब, जब 7 होगा तब। अब देखिए जैसे जैसे इधर ये बढ़ते जाएगा उस तरह अम्लता भी बढ़ते जाएगा। यानी आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि इधर वाले सब के सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और इधर वाले जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके क्या होते हैं, तब भस्म होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब चलिए एक दो मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ। यदि दिया रहे pH बराबर 2 और यूँ समझिए pH बराबर आपका 8 दिया रहे, ऐसा देकर यदि पूछे कि इनमें बताइए कौन अम्ल है और कौन भस्म है, ओके, तो यूँ समझिए कि 7 के पहले वाला जितना भी होगा वो अम्ल होगा, तो ये आपका अम्ल होगा। समझ पा रहे हैं? और 8 किधर है, तो इसके बाद वाला है, तो ये क्या होगा, आपका भस्म होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए मैं बताया कि ये क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये भी ऐसे जाता है, तो ये भी क्या होते जाता है, तो बढ़ते जाता है। ये अम्ल की शक्तियाँ बढ़ती है, और समझिए कि ये भी अम्ल की क्या होती है, शक्तियाँ बढ़ती है। जैसा कि मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको भी समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं दे दिया pH आपका एगो 1 दे दिया, एगो pH आपका क्या कर दिया, 3 दे दिया। गौर कीजिएगा दोनों पॉइंटेड पर, pH कितना दे दिया 1 और ये को pH कितना दे दिया 3। जरा गौर कीजिएगा, ये 3 है और ये कितना 1 है। अब बताइए इन दोनों में प्रबल कौन अम्ल होंगे। ओके, यदि pH स्केल किसी में 1 दिखाता है, किसी में 3 दिखाता है, तो कौन से होंगे, यस ये होंगे आपका कौन सा, 1 वाला होंगे। क्यों? क्योंकि इधर जाते रहेंगे तो एक बढ़ते जाएगा, यानी इसके अपेक्षा कंपेयर किया जाए तो ये प्रबल होंगे और ये कैसे होंगे, तो आपके दुर्बल होंगे। ठीक उसी तरह आपका यहाँ पर भी है, यूँ समझिए कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर समझिए कि 14 है। तो इसमें देखिए गौर कीजिए कि इधर से बढ़ रहा है, यानी कंसेप्ट उल्टा है। और यूँ समझिए कि 8 वाले आपका क्या होंगे, दुर्बल भस्म होंगे, और समझिए कि आपके जो 14 वाले होंगे वो प्रबल भस्म होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा है कि ये कैसे आपको हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए चलिए इसमें हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि pH स्केल किससे कहते हैं, आखिर किस लॉजिक पर ये काम करता है। मैंने तो सब कुछ जान गए, अब इसको लॉजिक बताने का मैं कोशिश करता हूँ। तो pH स्केल का एक सूत्र याद रखिएगा, हम इसी से निकाल लेंगे, माइनस लॉग और H आयन होते हैं ऐसा। ओके, यानी किसी भी विलयन में जो ये थी करता है वो H आयन करता है। तो लॉग के मतलब होते हैं क्या जी आपका, यस लघुगणन। ओके, लघुगणन होते हैं। समझ आप में आ रहा है आपको? ये जो आप पढ़िएगा 11th में या 12th में पढ़ने को मिलता है। अब चलिए मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ कि pH स्केल किसे कहते हैं। तो यूँ समझिए कि ऐसा बोल सकते कि कोई भी विलयन में, क्या कोई भी विलयन में H आयन की सांद्रता, देखिए परिभाषा कैसे बोल रहे हैं, किसी भी विलयन में H आयन की क्या जी सांद्रता के लघुगणन के ऋणात्मक मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। गौर कीजिए फिर से आप लोग, किसी भी विलयन में आपका यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी भी विलयन यस में H आयन की सांद्रता, H आयन की क्या चीज सांद्रता के, ओके के क्या है, लघुगणन
का, ओके, ये कैसा मान है आपका ऋणात्मक, तो यहाँ से बोल सकते हैं ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक मान को समझ रहे हैं। ऋणात्मक मान को हम लोग क्या कहते हैं, तो pH स्केल कहते हैं। समझ गए कि pH स्केल किसे कहते हैं, और इसका सूत्र भी आप लोग समझ गए कि pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग और H आयन, ऐसा समझ गए यहाँ तक कि pH स्केल किसे कहते हैं, और सारे pH स्केल के बारे में आपको बता दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ये है, ओके, कि कुछ दैनिक जीवन में उपयोग, pH स्केल का कुछ दैनिक जीवन में उपयोग। चलिए हम इसी पॉइंट को हम लोग 3-4 पॉइंटेड है, इसको भी हम लोग पढ़कर इस आपके लेसन को मैं समाप्त करता हूँ। उसके बाद से इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें कुछ हम लोग उपयोगी लवण को भी कवर करेंगे। तो इसको मैं क्या करता, लवण है साधारण नमक जिसका सूत्र होता है NaCl, जिसको यूज में रासायनिक नेम होता है सोडियम क्लोराइड। आखिर ये होते क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि जनरली यानी आप लोग दैनिक जीवन में जो नमक का उजला उजला यूज करते हैं वही होता है आपका साधारण नमक जिसको NaCl बोला जाता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि NaCl यानी नमक को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इसमें दो चीजें को मिक्स किया जाता है। एक जो किया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, प्लस जो दूसरे होते हैं एक अम्ल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। समझ पा रहे हैं आप लोग, ओके। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब प्रयोगशाला में बनाई जाती है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को किनसे अभिक्रिया कराई जाती है, आपका यूसमजी के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बनते हैं, तो देखिए इसमें का और इसमें का एगो मिल जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, और प्लस जो बन जाते हैं ये और यूसमजी के ये बच जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। अब समझिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है वो छेद के रूप में बच जाता है, ये धीरे से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जिससे कि हमको क्या प्राप्त हो जाता है, NaCl प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन करता है कि नमक किन किन पदार्थों से अभिक्रिया कर बनाई जाती है। तो आपका आंसर होगा कौन सा, तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यहाँ तक आपने समझ गए। तो इसका आप लोगों को क्या लिखना पड़ता है, सिद्धांत लिखना पड़ता है कि कैसे बनाया गया। मस्ट लिखते हैं क्या है तो वो इसी को लैंग्वेज में लिख दीजिएगा तो यही आपके सिद्धांत हो जाएंगे। क्या है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl। तो वही मैंने लिख दिया कि अभिक्रिया कराने पर साधारण नमक बनते हैं। यहाँ तक आपने समझ गए। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक वो होती है, याद रखिएगा, समुद्र से ज्यादातर आपके नमक को क्या किया जाता है, तब प्राप्त किया जाता है। इसमें एक प्रचलित कहानी भी है कि उसमें क्या है, तो एक चक्की डूब गई है, चक्की चक्की नमक दे, वही नमक निकाल रही है, ऐसा यूं समझिए प्रचलित कहानी है। पर इसकी अब क्या कारण है, अब इसको खोजनी पड़ेगी। पर इतना समझिए कि जो नमक हम लोग प्राप्त करते हैं वो किन से करते हैं, तो समुद्र से करते हैं। कैसा, जिस तरह आपकी आलू के खेत होता है उसी तरह आपके जो लहरें मारती है तो इसमें गाज की तरह नमक आता है, फिर उसको सुखाकर वहीं से प्राप्त किया जाता है। अब चलिए, अब जो हम लोग को जो NaCl जो नमक होता है ना, ये पूरे के पूरे शुद्ध हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसमें कुछ क्या होती है, तो अशुद्धियां पाई जाती है। समझ पा रहे हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, प्रॉपर्टीज या एनीथिंग में नमक को क्या कर दिया जाता है, तो बारण कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं। तो आखिर इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, तो इसमें जो भयंकर अशुद्धियां पाई जाती है वो होती है आपका MgCl2, उसको प्रच्छेद लवण भी बोला जाता है। अब देखिए इसको पाए जाने का कैसे हम लोग प्रमाणित कर सकेंगे। ये जब साधारण नमक आप कहीं भी खुला हवा में छोड़ दीजिए, देखिएगा पसीज जाता है। तो पसीजने का जो कारण होता है वो होता है MgCl2। इसमें क्या होता है, अशुद्धियां पाई जाती है। और भी पाया जाता है आपका CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। और भी अशुद्धियां पाया जाता है, जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, MgSO4 भी अशुद्धियां पाई जाती है। प्लस में और भी पाया जाता है Na2SO4 भी, ये क्या होते हैं, तो अशुद्धियां पाई जाती है। इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते
बोलते हैं, इनको सोडियम सल्फेट बोलते हैं। कितने को अशुद्धियाँ हुई, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा 1, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया आपका 4 गो। ETC और भी पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 ही पाया जाता है। आपको समझ में आ गया कि नमक में कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं। अब चलिए, जब अब क्या होता है ना कि अब हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं ना, तो वैसा नमक करेंगे तो एक चीज की बीमारी होती थी जिसको बोलते थे घेंघा। घेंघा का मतलब यहाँ पर ऐसा क्या होता था, तो लटक आता था। अब उसी को क्या करने के लिए, तो समझिए कि समाधान करने के लिए इस नमक में क्या मिलाने लगा लोग, तो आयोडीन। ओके, इसलिए आयोडीन युक्त नमक बोली जाती है। तो उनमें क्या क्या मिलाते हैं लोग, तो पोटासियम आयोडीन मिलाते हैं लोग, या तो पोटासियम आयोडाइड इसमें क्या किया जाता है, तो मिला दिया जाता है। आपको समझ में आ रहा है, पोटासियम ये होगा KiO3। यानी यूँ समझिए कि जो आपका नमक होता है, आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाए जाते हैं, तो साधारण नमक में या तो पोटासियम आयोडाइड मिलाया जाता है, या तो आपके पोटासियम आयोडेट इसको क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तब आपके क्या होते हैं, तो यूँ समझिए आयोडीन। जान जाते हैं कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर है कि खाने के प्रयोग में। इसी कारण से देखिए, जब हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक पदार्थ बनती है जो कि पचाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है HCl। समझ पा रहे हैं? ओके, इसी कारण हमारे शरीर में HCl की मात्रा बनती है, जिससे कि भोजन आपके पचते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ईंटा उटा को उद्योग में देखिएगा, उसको डालकर ही क्या किया जाता है, पकाया जाता है, ताकि उसकी जो रंग हो आपका कैसा हो, लाल हो या चमकता हो। ओके, और यूँ समझिए 3 नंबर क्या किया जाता है, यानी क्लोरीन गैस को भी बनाने में, जो कि RO के पानी का जो यूज हो रहा है, जिसमें क्लोरीन गैस का प्रवाहित किया जा रहा है। HCl बनाने में, आपका सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड DTC बनाने में क्या किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह आपका सोडियम साधारण नमक का उपयोग आपका यूँ समझिए कि इसका समाप्त होता है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, तो हम फर्स्ट नंबर में ये देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। इसका बनाने का प्रक्रिया बहुत ही हार्ड होता है, जिसको साधारण आप नहीं बना सकते हैं, इसको विद्युत देकर बनाई जाती है। तो कैसी बनाई जाती है, पहले मैं आपको समीकरण के माध्यम से समझाते थे, उसके बाद से लैंग्वेज लिख देंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो ये बनाई जाती है वो NaCl यानी नमक को क्या किया जाता है, लिया जाता है। अब बताइएगा, आप क्या नमक को तोड़ ताड़ सकते हैं? आप नहीं, कितना भी गर्म कीजिएगा सूख जाएगा, पर क्या होगा, वो 2 भागों में टूटेगा नहीं। जब टूटेगा तो क्या किया जाता है, इनको एक बीकर में यहाँ पर लाया जाता है और लाकर इस नमक को डाला जाता है। अब देखिए प्रोसेस, देखिए यहाँ पर प्रोसेस सब समझिए, जरा ध्यान से समझिए कि क्या क्या यहाँ पर प्रक्रिया होती है। ये समझ गए, समझिए कि ये समझ गए, और समझिए कि आपको 3 नंबर आ गया, तो आ गया। देखिए कैसे, इस बीकर में क्या किया जाता है, सबसे पहले पानी को डाल दिया जाता है, उसके बाद से NaCl को इसमें क्या कर दी जाती है, डाल दी जाती है। उसके बाद से 2 यहाँ से इलेक्ट्रोड को डाल दिया जाता है, एक आपको क्या कहते हैं, एक माइनस कहते हैं, एक को क्या बोला जाता है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री की दुनिया में माइनस और प्लस वाले को क्या क्या बोली जाती है। ओके, ये माइनस वाले थी को जो चीन है, इसको याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। और प्लस वाले को क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। अब चलिए मैं आपको एक चीज बता देना उचित समझता हूँ, प्लस और माइनस का कंसेप्ट है, समझ रहे हैं? देखिएगा, जब आपका प्लस और माइनस रहेगा तो एक दूसरे से क्या होगा, चिपक जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और देखिएगा यहाँ पर यदि माइनस और माइनस रहेगा, यानी एक ही जाति के अगर लोग रहेंगे तो क्या चिपकेंगे, तो चिपकेंगे नहीं, वो क्या होंगे, तो दूर भागेंगे। यानी यही है माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कहते हैं,
है, विकर्षित करता है, या प्लस प्लस भी एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करता है। यदि आपका माइनस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करता है, तो आकर्षित करता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, नर और नारी पे एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं और हमेशा आपको याद हो सकता है। चलिए मैं आगे बढ़ने का कोशिश करता हूँ। अब क्या किया जाता है, तो एक यहाँ से बैटरी को ले लिया जाता है और बैटरी के माध्यम से यहाँ से 2 गो तार को लिया जाता है। ओके, और तार को यहाँ पे क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है और यहाँ से क्या कौन सी अभिक्रिया कराई जाती है, तो याद रखिएगा विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है, विद्युत अपघटन। अब समझिए इस पॉइंट को जरा ध्यान से। ओके, जब इसमें बिजली दी जाती है तो देने के बाद से ये दोनों टूटते हैं, जिसका नाम है NaCl। अब देखिए Na जो हो जाते हैं वो प्लस हो जाते हैं और Cl जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। आप अब गौर कर सकते हैं कि ये प्लस वाला किधर जाएगा, तो मैं आपको अभी बताया जो लड़का है, नर है, वो कहाँ जाएगा जी, तो यस नारी की ओर। यूँ समझिए कि ये वाला जो हो जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा, और यूँ समझिए कि जो NaCl है वो कैथोड पर चला जाएगा, सॉरी Na जो है कैथोड पर चला जाएगा और Cl जो है वो कहाँ चला जाएगा, माइनस है तो आपका एनोड पर चला जाएगा। यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया या ना आया, यहाँ तक मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैं इसको फिलहाल मैं इतना दूर क्लीन करता हूँ और क्लीन कर आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोग क्या दिए जी, विद्युत दिए। यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जब भी समीकरण ऐसा लिखिएगा तो विद्युत अपघटन लिखिएगा, अपघटन ऐसा, समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद से ये जब टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं, एक प्लस में टूटते हैं, एक माइनस में टूटते हैं। यानी Na आपका प्लस में हो जाता है और समझिए कि Cl जो हो जाता है वो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। मैंने अभी बताया एनोड और कैथोड के बारे में बताया कि कौन कैथोड पर हो जाते हैं, कौन एनोड पर। मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिख देता हूँ, यहाँ से गौर कीजिएगा। कैथोड के मतलब होता है आपका माइनस और एनोड के मतलब होता है आपका कौन सा, प्लस। इस पॉइंट पर आप लोग केयर रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं Na जो प्लस है वो कहाँ गया, तो प्लस आपके माइनस ही हो जाता है, यानी कैथोड पर चला गया, कैथोड पर। ओके समझिए। अब देखिए जो आपका Cl जो है वो कहाँ चला गया, यस वो चला जाता है एनोड पर। और इतना याद रखिएगा, आवेशित जो होते हैं धातु वो स्वतंत्र नहीं होते, वो किसी न किसी से जाकर ये मिल जाते हैं, समझ पा रहे, किसी न किसी व्यक्ति से जाकर ये मिल जाते। जब मिल जाएंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी धातु पर प्लस क्यों आ जाता है, कोई भी धातु पर माइनस क्यों आ जाता है। चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैं आपको मानता हूँ कि इसका 11 आपका परमाणु संख्या होता है, इसका मतलब कि 11 आपका प्लस और 11 ही आपका क्या होता है, तो माइनस होता है। अब देखिए प्लस आने के मतलब कि एक प्लस आपका बढ़ गया, समझ रहे ना। तब इसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या एगो ये माइनस लेगा, तभी तो आपका मेंटेनेंस होगा। ओके समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को। तो ये एगो क्या कर देगा, तो आपका माइनस ले लेगा, या तो ये क्या करेगा, तो त्यागेगा, तो त्यागने की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये लेकर ही अपना क्या करेगा, तो काम चला लेगा। एंड यूं समझिए कि अगर इसको मैं आपका क्या करूँ, अस्थाई बनाना चाहूँ तो ऐसा लिख सकते Na जो होता है प्लस, वो कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को यानी माइनस को लेकर ये क्या बना देता है, Na, यानी सीधा ये सोडियम बना देता है। समझ पा रहे हैं इस पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब ये जो होता है आपका Cl माइनस, ये क्या करेगा जरा गौर कीजिएगा। ये अपने एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है तो एगो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, त्यागने का मतलब माइनस और एक इलेक्ट्रॉन। ओके, और त्याग कर क्या बनेगा, Cl। और यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ कि Cl हमेशा ऐसा नहीं होता, वो Cl2 के रूप में रहता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यूँ समझिए 2 के रूप में रहेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 2, और यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। दो आपका कौन सा क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कितने को बनाता है, 2 को बनाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 दीजिएगा तब
मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, तो फिर यहाँ पर 2 होगा। यानी इस पॉइंट को लिख भी सकते, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यानी यूँ समझिए कि यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है निकल कर आ गया। अब आप चूंकि जानते हैं कि सोडियम आपका क्या होता है, तो यूँ समझिए कि तीव्र आपका धातु होता है, ये भी अकेला नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है ना कि उसमें का जो जल होता है, समझ पा रहे हैं आप लोग, उसमें का जो जल होता है तो उसी से अभिक्रिया करके Na या प्लस वो जल से अभिक्रिया कर लेता है NaH2O। तो ये जो बना देता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा कैमरा में देख लो। यस, यहाँ से दिखाई दे देगा। देखिए ये जो होता है Na जो होता है यहाँ से बच गया, वो किससे अभिक्रिया करता है H2O से अभिक्रिया कर कर ये बना देता है NaOH, जिसका इंतजार है वो आ गया। ओके, यानी यूँ समझिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इस तरह आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। प्लस में इसके साथ और भी एक चीज निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं H2, यानी H2 गैस बाहर जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी इस अभिक्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो 3 होते हैं। एक होते हैं आपके क्लोरीन गैस, दूसरे होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो तीसरे होते हैं वो कौन सा होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस। अब इन्हीं तीनों का हम उपयोग पढ़ेंगे। तो उपयोग पढ़ने से पहले मैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं लैंग्वेज में इसको लिख देना पसंद करता हूँ। तो देखिए मैं इस तरह एक बार समझा देता हूँ, और लैंग्वेज में कैसे लिखाएगा मैं भी वो चीज़ों को लिख दूंगा कि आपके उतार लीजिएगा। यानी देखिए सबसे फर्स्ट नंबर ये बात लिखिएगा, सेकंड नंबर ये बात लिखिएगा, थर्ड नंबर ये बात लिखिएगा। आपका लैंग्वेज लिखा गया कैसे, तो देखिए बोलिएगा कि सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन कराई जाती है तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन हो जाते हैं। यहाँ तक पूरा का पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद से दूसरे के स्टेप में बोलिएगा कि जो सोडियम आयन होते हैं वो कैथोड पर चले जाते हैं, और जो आपके क्लोरीन आयन होते हैं वो एनोड पर चले जाते हैं। यानी 2 नंबर स्टेप लिखा जाएगा। तीसरे नंबर स्टेप में क्या लिखना है, ये लिखना है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को, यानी ऐसा बोल सकते हैं सोडियम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, सॉरी इसको बोलिएगा सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। ठीक उसी तरह बोलिएगा कि क्लोरीन जो होते हैं आयन, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये क्लोरीन गैस में बदल जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में लिखिएगा जो सोडियम बचे हुए होते वो जल से अभिक्रिया कर ये क्या बना देते, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, और ये H2 गैस बना देते हैं। यहाँ तक जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए इस लैंग्वेज को भी, क्या चीज है, जब सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन कराया जाता है तो Na जो होता है वो क्या होता है, जो कैथोड पर जाकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर ग्रहण कर वो Na बन जाता है, सोडियम बन जाता है। उसके बाद से जो क्लोरीन आयन होता है वो एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वो क्या हो जाते हैं, तो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपका जो सोडियम बचता है वो क्या होते हैं, H2 से अभिक्रिया कर क्या बन जाते हैं, आपका NaOH बन जाता है। और यूँ समझिए कि क्या होता है, लास्ट में हाइड्रोजन गैस छोड़ते, यानी कितने को पदार्थ बना आपका 3। ओके, 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और ये कितने 3। ओके, आपको सिद्धांत समझ में आ गया। अब हम बारी बारी से सबका हम उपयोग जानेंगे कि क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बाद से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बाद से जानेंगे लोग कि आपका हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। चलिए हम तीनों चीजों को लिख कर यहाँ पे उपयोग इसके डाइऑक्साइड जो प्राप्त हुआ था, यानी NaOH का उपयोग हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो सबसे फर्स्ट में किया जाता है साबुन और अपमार्जक बनाने में। साबुन का मतलब नॉर्मली आप समझते हैं, अपमार्जक का मतलब होता है सरफ, जिसे कि कपड़ा पर धोया जाता है, इससे बनाया जाता है। 2 नंबर जो होते हैं कागज बनाने में, जैसा कि आप ये कागज देख रहे हैं, इस कागज बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के मतलब मैं आपको बता दूं कि अभिकारक, यानी यूँ समझिए कोई पदार्थ लेकर उससे अभिक्रिया कराने के भी रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है NaOH का। उसके बाद से देखिए कृत्रिम फाइबर, फाइबर आप जानते हैं, कृत्रिम वस्त्र एवं रेशे
PTC बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और 5 नंबर है कि बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क का मतलब कि एल्युमिनियम जो प्राप्त होते हैं उसके शुद्धिकरण में भी इसका NaOH का उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम दो चीजों के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम हाइड्रोजन गैस के उपयोग जान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो निर्वात होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए कहाँ किया जाता है, तो वनस्पति तेल को, जैसा कि सरसों का तेल होता है ETC, हाइड्रोजनीकरण कर ओके वनस्पति घी के मतलब समझ रहे, जैसे कि डालडा आता था वैसा ही बनाने में क्या किया जाता है, तो H2 का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर क्या है, खाद के लिए अमोनिया को तैयार करने के लिए, खाद का मतलब समझ रहे जो खेतों में हम लोग छींटते हैं। अब देखिए HCl के उत्पादन में भी क्या किया जाता है, तो इसका H2 का उपयोग किया जाता है। और देखिए 4 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉकेट के ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि रॉकेट आप देखते हैं उनके जो ईंधन होते हैं वो आपके कोई पेट्रोल डीजल ये सब नहीं होते, उसमें जो होते हैं वो कौन सा गैस होते हैं, तो आपका हाइड्रोजन गैस होते हैं, जिससे कि आपकी रॉकेट चलती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए हम 3 नंबर समझ लेते हैं क्लोरीन का, कि इसका यूज कहाँ किया। हम समझ लेते हैं 3 नंबर टॉपिक, क्लोरीन गैस है जिसको हम लोग Cl2 बोलते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कपड़े एवं कागज को विरंजित करने में। यानी यूँ समझिए कि जब आप नया कागज या कपड़ा लीजिएगा उसमें कुछ महक होता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि जो होते हैं ना आपके Cl2 वो कीटाणुनाशक होते हैं, जो कि उसमें के कीटाणुओं को वो नाश करते हैं, कपड़ा आपका ज्यादा दिन तक चल सके, इसीलिए क्या किया जाता है, तो विरंजित किया जाता है। और 2 नंबर है कि कीटाणुनाशक होने की वजह से पानी को क्या किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है। जैसे RO का पानी आता है उसमें क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, तभी थोड़ी सी क्या लगता है, तो कड़वा लगता है। उसके बाद से विरंजक चूर्ण बनाने में, अब विरंजक चूर्ण क्या है, तो जस्ट ये आपको पढ़ाऊंगा लवर में जो 3 या 4 नंबर में, तो आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा, इसीलिए घबराइए ना। और 4 नंबर PVC बनाने में, CFC बनाने में यूज किया जाता है। PVC क्या होता है तो मैं बताता हूँ, जैसे तार होते हैं, तार का जो ऊपर वाला कवर होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो PVC बोलते हैं। CFC यानी कार्बन जो होते हैं, तो वो कौन सा लवर है जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। चलिए परीक्षाओं में किन नामों से आपको पूछा जाता है, तो देखिए इनको जो पूछने का तरीका है, कभी कभी बोल देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए, सूत्र बताइए, तो सबका एक ही है, यानी एक ही बाप है, NaHCO3 होती है। या तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बताइए फॉर्मूला, या तो पूछ सकता है खाने वाला सोडा, तो चूंकि सब लोग जानते हैं, या इसको बेकिंग सोडा भी पूछ देता है, या कभी कभी वो लोग गुस्सा होता है तो क्या पूछ देते हैं मीठा सोडा किसको कहा जाता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाक सोडा बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि खाने वाला सोडा का कितना नाम है। अब चलिए अब हम ये समझते हैं कि खाने वाला सोडा कैसे बनाया जाता है, जो कि आपको मार्केट में 2-3 रुपया में बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं। तो देखिए इनको जो बनाने का प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी सी नमक लिया जाता है, नमक ही लिया जाता है, पर वो नमक जो होता है वो जलीय होता है। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग जलीय विलयन नमक का लेते हैं, उसके बाद से इसमें हम CO2 और इसमें हम लोग अमोनिया गैस को जब प्रवाहित कराते हैं, समझ पा रहे हैं। जैसा कि मेरे पास ये बीकर है, इसमें हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, नमक डाल दिए। नमक डालने के बाद से हम क्या करेंगे, इसमें CO2 और आपका अमोनिया गैस को प्रवाहित के मतलब इसमें हवा के माध्यम से देंगे, तो क्या होगा, तब आपका जाकर ये बेकिंग सोडा बनेगा। तो इसका जो समीकरण पूरा होगा वो NH4Cl होता है, अमोनिया क्लोराइड, और प्लस में जो होता है आपका वो बनता है NaHCO3, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, यस बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। आपको समझ में
आ गया कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है। अब इसी को किस में लिखना है आपको, तो लैंग्वेज में लिखना है। तो कैसा होगा लैंग्वेज, तो सीधा बोल सकते हैं कि साधारण नमक के जलिए विलयन में, साधारण नमक के जलिए विलयन में CO2 और अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर आपके क्या होते हैं, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या ETC बहुत सारी चीजें नहीं, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा बनता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरे के जो टॉपिक में बताऊंगा आप लोगों को, ये बताऊंगा कि उसका गुण कैसा होता है। तो चलिए पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलिए विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर क्या बनता है, आपके खाने वाला सोडा बनता है। ये भी आप पॉइंट क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसके गुण जानते हैं कि जो बनता है तो इसकी क्या क्या गुण होती है। चलिए इस पॉइंट को भी देखते हैं हम। चलिए चलिए अब हम इनके गुण समझ लेते हैं कि इस पदार्थ में क्या क्या आपके गुण होती है। तो सबसे पहला होता है कि ये एक रावादार ठोस पदार्थ होते हैं और उसका कलर याद रखिएगा जो होता है वो कैसा होता है, तो आपका सफेद होता है। समझ पा रहे हैं। चलिए सेकेंड नंबर देखिए कि यह जल में कम घुलनशील होता है, कि मतलब कोई जल में जल्दी घुलता नहीं है। कौन, तो बेकिंग सोडा। और 3 नंबर क्या, यह क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब समझ में आ रहा है, थोड़े से कड़वे होते हैं, जिनका pH मान आपको हमेशा 7 से अधिक होता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होगा ये होगा कि जब भी बेकिंग सोडा को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बनता है आपका धोने वाला सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और जल और CO2 क्या होता है, तो बाहर चले जाते। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन यानी याद कर लीजिएगा। ये सब उतना नहीं है लेकिन देख सकते हैं, लेकिन ये आपके बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब हम ये समझते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी इसके फायदे। चलिए हम उपयोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक तो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो मैं आपको समझा सकूं। जैसे कि आप पाव रोटी खाए होंगे, पाव रोटी ऐसा समझते हैं, जिसको हम लोग डबल रोटी के भी नाम से जानते हैं। देखिएगा वो क्या होता है, फूलते भी थोड़ा खटरौस भी होते हैं और अच्छा भी आपके लगते हैं। तो वो चीज़ें बनाई जाती है आपके क्या, बेकिंग पाउडर डालकर। तो वो कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। ये जो बनाया जाता है, सबसे पहले हम लोग बेकिंग सोडा को डालते हैं, यानी NaHCO3 प्लस में टार्टेरिक अम्ल होता है, टार्टेरिक ऐसा टार्टेरिक अम्ल इसमें पाए जाते हैं, और दोनों को ही मिलाकर आपके जो बनाए जाते हैं, याद रखिएगा वो बनाए जाते हैं बेकिंग पाउडर बनाए जाते हैं, जो कि आपके पाव रोटियों में यूज किया जाता है और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। यदि ये अम्ल हम ना डालें तो याद रखिएगा वो जो पाव रोटी हो जाता है वो कड़वा हो जाता है, जो कि खाने योग्य होता नहीं है। टार्टेरिक अम्ल से थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा वो क्या हो जाता है आपका, यस थोड़ी सी वो आपकी अम्लता का गुण आ जाता है, जिसकी वजह से अच्छा लगता है। आपने ये चीजें समझ गए। क्योंकि आप जानते हैं कि NaOH क्या होता है, तो भस्म होता है, का मतलब कि क्षार होता है। और याद रखिएगा ये दुर्बल क्षार होता है, यानी दुर्बल क्या होता है, भस्म होता है। तो 2 नंबर यूज कहाँ किया जाता है, जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा पेट क्या है, खराब है। ओके, तो यूँ समझिए कि ढुआई ढकेट भी आ रहा है, और ये ढुआई ढकेट ना आए तो यूँ समझिए कि हमारे पेट में क्या बन गया है, अम्लता की मात्रा बन गया है। इसको हमको क्षारीय बनाना है, तो क्षारीय बनाने के लिए दुर्बल हम लोग भस्म का यूज करेंगे तो एक्चुअली में बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को हम लोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर याद रखिएगा, पेट की अम्लीयता,
अम्लीयता को दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? यस, आपका बेकिंग सोडा का। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर यूज कहाँ किया जाता है? बेकिंग सोडा का। और 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र के मतलब समझ रहे हैं, जो कि आग को बुझाई जाती है। आप पेट्रोल पंप देखिएगा, जो रेड के जैसा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्निशामक बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है ना, कि यूँ समझिए कि एक तरफ एगो, जैसे कि अग्निशामक कैसा होता है, मैं इसको क्लीन करता हूँ और आपको बताने का कोशिश करता हूँ, तो लगभग ये ऐसा आपका होता है अग्निशामक। यहाँ पर ऐसा कर कर और ऐसा कर कर ऐसा होता है, और यहाँ से देखिएगा ना, ऐसा टूटी खानी होता है ऐसा। ये फायर गन है, ओके, ये फायर वाला। और यहाँ से क्या होता है? टूटी खानी ऐसा होता है। इसको जब दबाते हैं लोग, यहाँ पर 2 गो नलिया होती है, ओके, यहाँ पर। और याद रखिएगा, यहाँ पे एक वाल्व पाए जाते हैं, और एक साइड में आपके क्या रखे जाते हैं? इसके साइड में जो रखे जाते हैं NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को रखी जाती है, और इधर रखा जाता है H2SO4। जब इन दोनों को रखा जाता है, जब अभिक्रिया करते हैं, तो प्रचुर मात्रा में आपके क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं? CO2, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? यस, आपका अग्निशामक यानी कोई भी आग को बुझाने के लिए किया जाता था। इसका समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं समीकरण को लिख देता हूँ, और इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ये अग्निशामक यंत्र बनाने में, ओके, ये अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट कौन सा जी? तो अग्निशामक यंत्र में यूज किया जाता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। इसका समीकरण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा? NaHCO3 प्लस H2SO4। चूंकि जानते हैं कि अम्ल और भस्म ये आपका कार्बोनेट है, और ये क्या है? अम्ल है। तो क्या क्या बनाता है? 3 चीज, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये जो बनाएगा Na2SO4, प्लस में बनाएगा आपका H2O, प्लस में बनाएगा CO2। ये प्रचुर मात्रा में आपका बाहर निकल जाएगा। इस समीकरण को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको संतुलित कर दीजिएगा। तो चलिए मैं संतुलित कर ही देता हूँ। यहाँ पर आप 2 बैठा लीजिए, ओके, फिर यहाँ पर 2 बैठा लीजिए, और यहाँ पर भी 2 बैठा लीजिए। सॉरी, यहाँ पर 2 बैठाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 2 बैठा लीजिए, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपने समझ गए कि अग्निशामक में भी यूज किया जाता है। चलिए 3 नंबर आपको बता देते हैं। खाना को जल्दी पकाने में भी बेकिंग पाउडर का यानी खाने वाला सोडा का यूज किया जाता है। 4 नंबर जो चीज यूज किया जाता है, वो शराब वराब बनाने में भी क्या किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है। आपने अच्छी तरह से ये बेकिंग सोडा समझ गए हो। चलिए अब हम 4 नंबर लॉर्ड को समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा भी बोला जाता है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सज्जी के भी नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ओके, आपने इस पॉइंट को समझ गए। चलिए ये कैसे बनाया जाता है, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा बनाया जाता है, ठीक उसी प्रोसेस होता है, पर उसको गर्म कर कर फिर अवाकरण करके उसको बना दिया जाता है। चलिए इसको हम लोग पॉइंटेड को समझ लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 और हम लोग क्या करें? अमोनिया गैस को प्रवाहित करने के बाद से NH4Cl अमोनिया क्लोराइड और प्लस आपके क्या बनते हैं? यस, ये बनते NaHCO3, जिसको हम लोग कहते हैं क्या जी? यस, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ तक आपने समझ गए। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया जाता है? आपका लाया जाता है, और ला
कर इसको फिर क्या की जाती है, गर्म की जाती है। समझ पा रहे हैं? और जब इसको गर्म करेंगे तब आपका बनता है Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में क्या CO2, जो कि दोनों वाष्प बन के उड़ जाते हैं और बचते कौन आपके Na2CO3। समझ पा लिया आपने कि कैसे आपका Na2CO3 बना। अब चलिए, अब क्या होता है ना कि इसमें हम लोग 10 गो H2O से समझिएगा और वो से फिर इसको क्या करते हैं, रावाकरण कराते हैं। तो रावाकरण की वजह से क्या बन जाता है, Na2CO3 इंटू ये बन जाता है 10H2O। यानी आपको समझ में आ गया कि हमारा जो धोने वाला सोडा कैसे बना। चलिए इस प्रोसेस को मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपका हिंदी लिखा जाए। कैसे बना, तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर अमोनिया क्लोराइड और ओके, तो इसको भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोलिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं, यहाँ तक तो लिखा जाएगा। सेकेंड में क्या लिखेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म जब किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 बनते हैं, जो कि दोनों उड़ जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। फिर सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, 10H2O से रावाकरण कराई जाती है, तो आपको क्या होता है, तो प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। चलिए इसको हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करने से अब सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यहाँ तक द प्रोसेस सेम टू है पहले के जैसा। हाँ, पुनः यूँ समझिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने के बाद आपका सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जो कि दोनों उड़ जाते बनता है। यहाँ तक हो गया, लिखा गया। 3 नंबर प्रोसेस क्या है, उसके बाद Na2CO3 को रावाकरण कर धोने वाला सोडा को बनाया जाता है। आपने थ्योरी भी समझ लिया, ये भी समझ लिए। अब हम समझते हैं इसका गुण क्या क्या होते हैं। चलिए हम इसके गुण को देख लेते हैं कि यह सफेद पारदर्शी रावाकरण पदार्थ होता है, यानी ये भी आपका सफेद ही टाइप का होता है। इसका चलिए विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, कि मतलब कि इसका भी pH मान 7 से अधिक होगा। उसके बाद से इसको जब गर्म करते हैं, ये वाले को, धोने वाले सोडे को, तो ये क्या होता है, गर्म करने के बाद ये जल आराम से उड़ जाता है, ये राख के रूप में बच जाता है। जब अनाद्र का मतलब वही हुआ कि जिसमें जल ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस या क्या बोली जाती है, तो क्षार बोला जाता है। आपको ये गुण भी याद रखिएगा, कभी कभी फिलहाल में पूछ देता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके उपयोग को जान लेते हैं कि खाने वाले सोडा को, धोने वाले सोडा का यूज कहाँ किया जाता है। चलिए अब हम इसके उपयोग को देख लेते हैं कि आपके धोने वाले सोडा का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो एक होता है क्या, कपड़ा आदि धोने में, यानी जितने भी पदार्थ का धोने वाला यूज होता है तो उसमें क्या किया जाता है, तो आपका इसका यूज किया जाता है। 2 नंबर क्या है कि खारा जल को, खारा जल के मतलब वैसा जल जो कि स्वाद में नमकीना लगे, उसको मृदु जल के मतलब एकदम फ्रेश जल, जैसा कि हम लोग पानी पीते हैं लोग, जो पीने योग्य हो, बनाने में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो ज्यादातर आपका सैनिक यूज करते हैं। उसके बाद से आपके क्या किया जाता है, कांच के बनाने में किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है, और किस में बनाने में किया जाता है तो साबुन भी बनाने में आपका किया जाता है, आप मार्जक में भी किया जाता है। उसके बाद से ये क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को भी शुद्ध करने में भी इसका क्या की जाती है, तो प्रयोग किया जाता है। आपने इस पॉइंटेड को समझ लिए कि कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते थे। ये कितने नंबर थे आपके, 4 नंबर थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जरूर जुटे। अब चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, 5 नंबर बता। चलिए अब हम 5 नंबर लवण के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, या इसको
बोलते हैं ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं या चूने का भी क्लोराइड बोलते हैं। ये क्यों बोला जाता है थोड़ा गौर कीजिएगा। CaO के मतलब चूना हो गया, Cl2 के मतलब क्या होगा क्लोराइड, इसीलिए चूना का क्लोराइड, समझ गए। और देखिए ऑक्सीक्लोराइड का मतलब O के मतलब बीच में लिया दिया गया और Cl को ला दिया गया यानी ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं विडंजक चूर्ण भी बोल देंगे। आपको इसका नाम समझ में आ गया। अब चलिए मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का वही है कि भाखड़ा को लाया जाता है, भाखड़ा का मतलब समझ रहे हैं यानी भाखड़ा चूना CaOH का होल 2 और इसमें क्या किया जाता है क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस में क्या किया जाता है प्रवाहित किया जाता है, तो आपको बनता है CaOCl2 जिसका नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर और प्लस में स्टो बनता है जो कि क्या हो जाता है तो उड़ जाता है। आपको समझ में आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है यानी CaOCl2 का, समझ गए। अब चलिए क्या ये लिखा नहीं सकता है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ क्या लिखिएगा तो यस थैंक यू, बहुत अच्छा बताएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बोल सकते हैं कि बिना बूझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं तो आपको क्या बनता है तो यूँ समझिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है या यूँ समझिए कि आपके जल बनते हैं। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ कि इसकी गुण क्या होती है। चलिए अब हम गुण को देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की क्या क्या गुण होती है। तो सबसे पहले ये होता है कि ये सफेद चूर्ण होता है जिसका गंध आपके Cl2 के मतलब क्लोरीन के जैसा ही लगेगा। दो नंबर क्या किया अस्थायी यौगिक, अस्थायी के मतलब ये परमानेंट नहीं है और ये क्या करती है वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर वो क्या कौन सी गैस देती है तो Cl2 देती है यानी क्लोरीन गैस या देती है। चलिए 3 नंबर क्या है कि तनु अम्ल से भी क्रिया कर, तनु अम्ल के मतलब समझते हैं पानी वाला अम्ल से क्रिया कर Cl2 गैस भी ये क्या करती है प्रदान करती है। अब चलिए इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ कीटनाशक कीटाणुनाशक में भी किया जाता है, कीटाणुनाशक यानी समझिए कि जिस पदार्थ में आपके कीटाणु ज्यादा हो गए हैं उसमें डालिएगा तो क्या हो जाएंगे नाश हो जाएंगे के रूप में भी इनका क्या किया जाता है तो उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप फिल्टर की जितने भी पानियाँ पी रहे हो उसमें देखिएगा ना थोड़ा सा आपके क्या होता है नॉर्मल पानी से तो टेस्ट अलग होता है, मतलब कि उसमें क्या किया गया क्लोरीन गैस को दिया गया ताकि उसमें के कीटाणु आपके मर जाए, समझ गए। चलिए 2 नंबर क्या किया जाता है इसी का यूज क्या किया जाता है कागज में भी बनाने में यूज किया जाता है कि कागज ज्यादा दिन सेव रहे उसमें कोई जीवाणु ना लगे और उसको खाए भी ना। प्लस में कपड़ों को भी विरंजित करने में इसका यूज किया जाता है। आपने इस पॉइंट को भी समझ गए। चलिए 3 नंबर पॉइंट को समझ लेते हैं, इसको क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। CCl4 भी बनाने के लिए क्या किया जाता है तो यूज किया जाता है। आपने यहाँ तक समझ गए जो कि बहुत ही क्या होते हैं तो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब चलिए हम 5 नंबर चीज अब हम 6 नंबर और को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो के क्या है लास्ट है। तो देखिए क्या बोल रहा है मैंने क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम सुने ही होंगे लोग आप लोग। कैल्शियम इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। हेमी का मतलब 1/2 है, H2 है, इसी के लिए इसको क्या बोली जाती है हाइड्रेट बोली जाती है या इसको अर्ध जल योजित भी बोला जाता है। अर्ध जल योजित का मतलब समझे यानी आधा है या इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध ऐसा ओके अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट इतना बड़ा इसका नाम है। आपको जो याद हो वो कर सकते थे, ज्यादातर लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही नाम से जानते हैं क्योंकि ये हाथों टूटता है तो प्लास्टर करने में क्या किया जाता है तो इसका यूज किया जाता है। अब चलिए अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का भी तरीका देखिए क्या होता है, जैसा कि बनाने का मैं लिख देता हूँ तरीका, बनाने का रूल। ओके बनाने का
रूल क्या हो जाएगा आपका, तो वही हो जाएगा जो सदियों से चलते आ रहा है, यानी जिप्सम को क्या किया जाता है, CaSO4 और यूं समझिए कि इंटू क्या होते हैं 2H2O होते हैं, यानी जिप्सम को क्या किया जाता है, तो 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपके क्या होते हैं, तो ये बनते हैं, तो यानी ये बनते हैं तो क्या हो जाएंगे आपका CaSO4, 1/2 H2O और प्लस में 3H2O ये बनते हैं। आपको समझ में आ गया कि ये कैसे आपके क्या कर किए जाते हैं, तब बनाए जाते हैं। 3/2 यहाँ पर होगा, ऐसा जब संतुलित किया जाएगा तो क्या होगा 3/2। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, और बाकी सब कुछ ठीक है। समझे आप पॉइंटेड को। अब देखिए अगर ये लिखना होगा हिंदी में तो क्या लिखिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं कि जिप्सम को ऐसा, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर आपकी क्या बनता है, तो कैल्शियम सल्फेट, सॉरी आपके अर्ध जो योजित नहीं हो समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके बनते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसका गुण क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी क्या किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये बन गया ना आपका, और इसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को डाल देंगे तो पुनः वो क्या हो जाता है, तो आपके जिप्सम में बदल जाता है। ये भी आप लोग पॉइंटेड को क्या कीजिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा कि ये बदल ये वाले को पहले लेकर इसमें पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए इसका उपयोग बता देते कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर उपयोग है वो जो किया जाता है, आप गौर कीजिएगा कि इसमें तो मूर्ति बनाने में जितने भी पुतले उतले होते हैं ना, ज्यादातर आपके किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं। जैसे खिलौना होगा, सजावट के सामान हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें क्या की जाती है, तो इनसे बनाई जाती है। और 2 नंबर क्या हो गया कि टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए क्या किया जाता था, प्लास्टर किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब चलिए 3 नंबर आपको उपयोग बता देते हैं कि पीओपी के लिए भी यूज किया जाता है। पीओपी का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि दीवार पर चढ़ाई जाती है जो कि बहुत ही चिकना होता है, तो वो एक्चुअली में जिप्सम होता है, यानी वो क्या होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। उसके बाद से क्या अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी यूज किया जाता है। यानी अग्निरोधक के मतलब कि कोई भी गन से आपके क्या हो रहा है, तो आग निकल रहा है, लेकिन इसके जो मेटल बनाए जाते हैं वो जो बनाए जाते हैं वो किन से बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। आपको यहाँ तक पूरे के पूरे कंसेप्ट समझ में आ